हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं गाइटन से एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 37 व्हिच इज हेमोस्टेसिस एंड ब्लड कोआगुलेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पर्पसेस के हवाले से. बेसिकली डील्स विद हाउ ब्लड क्लॉट्स एंड कोआगुलेशन का सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. सो इफ़ देयर इज़ अ ब्लड वेसल एंड फॉर एनी रीज़न इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच इन द ब्लड वेसल तो वो जो ब्रीच है यूजुअली प्लग हो जाता है और वो रिपेयर का एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें जो सेल मेजर रोल प्ले करते हैं दीज सेल्स आर द प्लेटलेट्स. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग कि ये जो हेमोस्टेसिस है और ब्लड कोआगुलेशन प्रोफाइल्स हैं हमारी बॉडी में किस तरह काम करती हैं. हेमोस्टेसिस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है उसको स्टैटिकली उसको मेंटेन किया जाए. सो मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि इफ़ देयर इज़ अ रप्चर और एनी ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द ब्लड वेसल तो उसको दोबारा से उसकी सैंक्टिटी को उसकी कंटिन्यूटी को कैसे दोबारा बहाल किया जाए, दैट इज़ हेमोस्टेसिस, ताकि ब्लड लूज ना हो. वरना अगर ब्लड वेसल रप्चर होंगी, डैमेज होंगी, कट हो जाएंगी तो यहाँ से ब्लड निकलेगा एंड देयर विल बी ब्लीडिंग. तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ हेमोस्टेसिस. ओके. और ब्लड कोआगुलेशन मतलब जो ब्लड कोआगुलेट हो जाता है यानी जो क्लॉट्स बनाता है ये सारा मैकेनिज्म. सो हेमोस्टैटिक इवेंट्स क्या हैं? द टर्म हेमोस्टेसिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस. सो ये इसके लिटरल मीनिंग है कि ब्लड लॉस ना हो. इस प्रोसेस को फिजियोलॉजिकली क्या नाम दिया जाता है? हेमोस्टेसिस. व्हेनेवर अ वेसल इज सीवियर्ड और रप्चर्ड यानी जब कभी कोई ब्लड वेसल कट होती है, रप्चर होती है, हेमोस्टेसिस इज अचीव्ड बाय सेवरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. सो अभी हम ये जितने मैकेनिज्म्स यहाँ डिस्कस करेंगे दे आर ऑल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स व्हिच मीन्स द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एनी इवेंट ऑफ इंजरी. यानी से फॉर एग्जांपल ये अगर किसी का हाथ है, ये पाम है, फिंगर्स बहुत ज़्यादा ही फिंगर्स बन गई, ये बाकी का फोर आर्म, सो दिस इज द फोर आर्म एंड दिस इज द हैंड. और अगर यहाँ पे कट लगता है किसी भी वजह से बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ नाइफ, बिकॉज ऑफ वॉर एवर इंजरी, और अगर ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये होगा कि इस ब्लड वेसल को किसी तरह से बंद किया जाए ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग रुके. तो इस नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस एंड इट इज़ अचीव बाय मल्टीपल मैकेनिज्म्स. फॉर एग्जाम्पल 3-4 यहाँ लिस्टेड हैं और फिर इन्हीं 3-4 मैकेनिज्म्स की पूरी डिटेल्स हैं इस पूरे चैप्टर में. सो द फर्स्ट वन इज वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन. यानी अगर कोई ब्लड वेसल यहाँ से फॉर एग्जांपल कट गई तो इस ब्लड वेसल में जो पहला फिनोमिना होता है दैट इज वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन. यानी ये ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लीडिंग रुकेगी. यानी अभी हम जितने ये इवेंट्स पढ़ेंगे इन सब इवेंट्स का बेसिकली पर्पस ये होगा कि ब्लीडिंग रुक जाए, ब्लीडिंग ना हो, ब्लड लॉस ना हो. ठीक है. सो पहला मैकेनिज्म है वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग. अभी हम ये डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस भी करेंगे. सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल और इस ब्लड वेसल में यहाँ पे ब्लड वेसल की जो वॉल है वो डैमेज हो गई है. सो यू सी देयर इज एन ओपनिंग है और इस ओपनिंग को कवर कर रहे हैं ये सेल्स, ये जो ब्लू सेल्स हैं दीज आर द प्लेटलेट्स. ये एक प्लेटलेट है, इस तरह ये दूसरा प्लेटलेट है. सो बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ जमा हो जाते हैं और इस प्लेटलेट के जमा होने को हम नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटलेट प्लग. तो ये एक प्लग बन गया. प्लग का काम होता है किसी भी चीज़ को बंद करना, तो इसको बंद कर दिया किसने? प्लेटलेट प्लग ने. सो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, प्लेटलेट प्लग बना. नाउ नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड कोआगुलेशन. सो कोआगुलेशन होगी और पूरे का पूरा क्लॉट बन जाएगा ताकि ब्लड वहाँ पे रुक जाए. एंड देन eventual growth of fibrous tissue into the blood clot to close the hole in the vessel permanently. सो यहाँ पे जो ब्लड वेसल में डैमेज हुआ था, जो ब्लड वेसल में होल बन गया था, इनिशियली प्लेटलेट्स आ गए, फिर इस प्लेटलेट्स में यहाँ कोगुलेशन हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैश बन जाएगा और ये जो पूरा डैमेज पोर्शन था, जो होल था ब्लड वेसल में, इट विल नाउ बी रिपेयर्ड. तो ये 4 स्टेप्स होंगे. वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, प्लेटलेट प्लग बनेगा, कोआगुलेशन होगी और फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा उस कोआगुलेशन में ताकि परमानेंट क्लोजर ऑफ दैट होल इन द ब्लड वेसल हो जाए. दीज आर द मेजर इवेंट्स विच हैपन इन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस. बॉडी में कहीं भी कोई भी ब्लड वेसल जब रप्चर होती है यही 4 मैकेनिज्म्स वन आफ्टर अनदर स्टार्ट होते हैं. वहाँ पे सबसे पहले वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर देर इज अ प्लेटलेट प्लग, देन देर इज क्लॉट फॉर्मेशन एंड देन देर इज फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ विद इन द क्लॉट ताकि वो
पूरे का पूरा जो होल बन गया था वो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए। इस तरह से ये ब्लड वेसल वॉल स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 मेजर इवेंट्स हैं हीमोस्टेसिस के जो आपको याद रखने हैं। अब इन तमाम इवेंट्स की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं। पहला इवेंट क्या था? वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। इमीडिएटली आफ्टर अ ब्लड वेसल हैज़ बीन कट or ruptured, the trauma to the vessel wall causes smooth muscles into the wall to contract. ये जो blood vessel cut होती है तो उस ये trauma है ना, उसी trauma का reflex action है कि जो smooth muscles हैं वो contract होते हैं, और जब वो contract होते हैं तो ruptured vessel में से blood निकलना कम हो जाता है. So this instantaneously reduces the flow of blood from the ruptured vessel. और contraction किस वजह से होती है? Number 1, local myogenic spasm. Blood vessel में obviously there are muscles, तो वो मसल्स ट्रॉमा की वजह से इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है. देन देयर इज लोकल ऑटिकॉइड फैक्टर्स फ्रॉम द ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू, वैस्कुलर एंडोथेलियम एंड ब्लड प्लेटलेट्स. सो वो तमाम फैक्टर्स भी वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं. देन देयर इज नर्वस रिफ्लेक्सेस. सो ये 3 मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से अगर कोई ब्लड वेसल सीवियर होती है या रप्चर होती है या उसमें ट्रॉमा होता है तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. नंबर 1 बिकॉज ऑफ द muscles which are present. Number 2 because of the chemical mediators which are released from the blood vessel as well as from the platelet. And number 3 because of the nervous stimulation. ठीक है, nervous reflexes are initiated by the pain. Obviously there is pain because cutting हुई है तो उसकी वजह से nervous impulses और nervous stimulation constriction of the blood vessel कराते हैं. However, even more vasoconstriction probably results from local myogenic contraction of blood vessels initiated by direct damage to the vessel wall. ये वही बात हो रही है जो हमने यहाँ पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस की थी. एंड फॉर द स्मॉलर वेसल्स द प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द वैसोकंस्ट्रिक्शन. यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया था कि जो ब्लड वेसल रप्चर हुई है एक तो उसमें लोकल जो उसके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. दूसरा देयर आर फैक्टर्स केमिकल मीडिएटर्स रिलीज्ड बाय द प्लेटलेट्स एज वेल एज द ब्लड वेसल. तो प्लेटलेट से निकलने वाला एक केमिकल मीडिएटर जो आपको लाजमी याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन A2. थ्रोम्बोक्सिन A2 इज अ पोटेंट वैसोकंस्ट्रक्टर. तो जहां कहीं ब्लड वेसल रप्चर होगी, से फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही रप्चर हुआ देयर इज लोकल मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट प्लग बनेगा. इन प्लेटलेट से बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होंगे, उनमें से एक है थ्रोम्बोक्सिन A2. ये थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ मसल्स पे एक्ट करता है और इसको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि ये जो होल है, जो रप्चर है ब्लड वेसल में, वो अपनी जगह पे दोबारा सेट हो जाए. द मोर सीवियरली अ वेसल इज ट्रॉमेटाइज्ड द ग्रेटर द डिग्री ऑफ वैस्कुलर स्पैज्म. यानी ये इलास्टिक रिकॉइल वाली चीज़ हो गई. जितना ज़्यादा ट्रॉमा होगा उतना फास्ट, उतना स्पीड के साथ, उतने मैग्नीट्यूड के साथ ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी. द स्पैज्म कैन लास्ट फॉर मैनी मिनट्स और इवन आवर्स, ड्यूरिंग विच टाइम द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्लग एंड द ब्लड कोआगुलेशन कैन टेक प्लेस. नाउ दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्यू लाइन्स. देखें, बात यह है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हीमोस्टेसिस है बॉडी नॉर्मली किस तरह उसको अचीव करती है. यानी बॉडी में अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर होगी तो जो पहला काम होना है वो ये कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे. अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्ट होने का पर्पज़ ये है ताकि ब्लीडिंग को रोका जाए, वरना तो ब्लड सारा बाहर निकल जाता इस रप्चर से और देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ ब्लड. इस लॉस ऑफ ब्लड को रोकना है, इसी रोकने को तो हम नाम देते हैं हीमोस्टेसिस. सो हीमोस्टेसिस में जो ब्लड वेसल वॉल की कॉन्स्ट्रिक्शन है ये कुछ देर के लिए तो इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये जो पूरा होल है ये रिपेयर हो जाएगा. नो, इस होल के रिपेयर होने के लिए प्लेटलेट्स का यहाँ आना ज़रूरी है, और प्लेटलेट्स के यहाँ आने तक ये जो वैसोस्पैज्म वाला फिनोमिना है या वैसो कंस्ट्रिक्शन वाला फिनोमिना है वो इफेक्टिव रहता है, इस होल को बंद रखता है. फिर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स अपना प्लग बना लेते हैं, तो बल्ले बल्ले काम हो गया, प्लेटलेट प्लग बन गया यानी सुराख बंद हो गया. लेकिन अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी है, इफ देयर इज सम सफरिंग जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो अकेला वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन इनफ नहीं है इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए. ओके, सो दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ कि दिस वैसोकंस्ट्रिक्शन इज इनफ ओनली फॉर फ्यू मिनट्स, और बाद में जो प्लेटलेट्स हैं उसका प्लग बनना ज़रूरी है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच हैपन्स आफ्टर there is a damage to the blood vessel. The second thing which happens is formation of the platelet plug. If the cut
in the blood vessel is very small. Many very small vessel holes develop throughout the body each day. This is an important line. देखें ये हमारी नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे, स्किन में भी और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ भी डेली छोटी मोटी ब्लड वेसल्स में छोटे मोटे होल्स बनते रहते हैं. Now listen this carefully. तो यानी वहाँ से ब्लीडिंग का चांस है, लेकिन थैंक गॉड हमारे पास प्लेटलेट्स हैं तो वो प्लेटलेट प्लग बना देते हैं, और वो जो प्लेटलेट प्लग है वो रोक देता है ब्लीडिंग के प्रोसेस को. यानी यहाँ तो एक काफ़ी ब्लड वेसल हमने बड़ी वाली दिखाई हुई है, बट देयर आर मेनी स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, और उनमें छोटे मोटे इस तरह के होल्स बनते रहते हैं. प्लेटलेट आके उनको कवर करता रहता है तो ब्लीडिंग नहीं होती. बट अगेन अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी होगी, यानी प्लेटलेट्स का नंबर स्मॉलर देन लेजर देन नॉर्मल होगा, तो प्लेटलेट प्लग बनने में मसला होगा और ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो सकती है. तो माइनर ब्लीड भी सीरियस हो जाएगा उन पेशेंट्स में जिनमें प्लेटलेट्स नहीं है. ओके अच्छा, अब कुछ इन्होंने प्लेटलेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, फिर उनका फंक्शन बताया कि वो कैसे काम करते हैं. तो ज़रा देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. ऐसे प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. दे आर माइन्यूट 1 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले सेल्स. दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो लाइक अदर सेल्स, एंड देयर प्रिकर्सर्स आर नोन एज मेगाकैरियोसाइट्स. जैसे रेड ब्लड सेल बनते हैं फ्रॉम द इरिथ्रोब्लास्ट, इसी तरह से जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं दे आर मेड अप फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स विच आर एक्सट्रीमली लार्ज हेमेटोपोइटिक सेल्स इन द मैरो. The megakaryocytes fragment into minute platelets in the bone marrow or soon after entering in the blood, especially they squeeze through the capillaries. So basically यहाँ सारी बात जो बताई है वो ये कि in the bone marrow megakaryocytes are formed and these megakaryocytes are then converted into thrombocytes. और इनका normal concentration है between 150,000 यानी 1.5 लाख to 4.5 लाख 450,000 platelets per microliter. So that's the unit. Unit is important. Physiology में हर जगह ये जो values दी जाती हैं, unit is very important. So 150,000 to 450,000 platelets per microliter of blood. Okay, platelets have many functional characteristics of whole cells even though they do not have nuclei. That's an important point. Platelets के पास nucleus नहीं होता. और कौन से blood के cells हैं जिसमें nucleus नहीं होता? Red blood cell. So red blood cell में भी nucleus नहीं होता, platelets में भी nucleus नहीं होता. Therefore they cannot reproduce. Therefore they cannot make their own proteins. ये जो bone marrow से proteins लेके निकलते हैं उन्हीं proteins के साथ जिंदा रहते हैं. क्योंकि देखो बात ये है कि अगर nucleus होगा तो DNA होगा, DNA होगा तो transcription होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन्स बनेंगी ना. इन प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस है ही नहीं, तो डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं बनती. ये सारी स्टोरी इस तरह से है. ठीक है. इन देयर साइटोप्लाज्म आर द फॉलोइंग थिंग्स प्रेजेंट. ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. प्लेटलेट एक काफ़ी रिच किस्म का सेल टाइप है. उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, बिकॉज प्लेटलेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है यार. देखें क्या क्या चीज़ें हैं प्लेटलेट्स के अंदर. नंबर 1, एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स. एक्टिन और मायोसिन का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन. और इन सेल्स में ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं बिकॉज प्लेटलेट्स हैव टू मूव. Sometimes if there is a blood vessel like this and there is a rupture here, platelet have to move in this direction और यहाँ के उनको अटैच होना है. तो इस मूवमेंट के लिए they have to contract, pseudopodia बनने हैं, मूवमेंट होनी है. So they have large amounts of actin and myosin which are contractile proteins similar to those found in the muscle cells. And still another contractile protein, एक और contractile protein जो सिर्फ प्लेटलेट्स में होती है उनका नाम है थ्रोम्बोस्थेनिन. थ्रोम्बोस्थेनिन मैं एग्जाम में जब वाइवा लेता हूँ तो एक्टिन मायोसिन तक तो कहानी सबको पता होती है कि प्लेटलेट्स में होते हैं, बट थ्रोम्बोस्थेनिन बहुत कम स्टूडेंट्स बताते हैं. दीज आर द डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स दैट कैन कॉज प्लेटलेट टू कॉन्ट्रैक्ट. सो पहली चीज़ प्लेटलेट्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल मटेरियल. दूसरी चीज़ रेजिडुअल्स ऑफ बोथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एंड गोल्गी apparatus that synthesize various enzymes. So they have these apparatus, endoplasmic reticulum and Golgi bodies to produce a lot of different things. Now mitochondria and enzyme systems that are capable of forming ATP. Because platelets को बहुत सारा ऐसा काम करना है जिसमें एनर्जी यूज़ होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज़ होगा, so they have the machinery to make ATP. और क्या होता है
प्लेटलेट्स में enzyme systems that synthesize prostaglandins, which are local hormones that cause many vascular and other local effects. So prostaglandins, thromboxans आगे बनते हैं इनसे, thromboxan A2 जो vasoconstriction करता है. So the point is कि platelets are equipped with a lot of different chemicals and gadgets. पांचवी चीज जो यहाँ पे mentioned है, that is a very important stuff called fibrin stabilizing factor. देखो ये जो fibrin stabilizing factor है, जब क्लॉट बनता है तो उस क्लॉट के फाइनल स्टेजेस में इस क्लॉट को बिल्कुल पक्का करने के लिए, इस क्लॉट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. तो ये फैक्टर जो प्लेटलेट से रिलीज होता है आके क्लॉट को फाइनल स्टेजेस में स्टेबलाइज करता है. ओके, नाउ अनदर थिंग व्हिच इज मेंशन्ड हियर इज ग्रोथ फैक्टर दैट कॉजेज वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट टू मल्टीप्लाई. सो दे हैव सिग्नल्स फॉर ग्रोथ for a lot of different cells including endothelial cells and muscle cells and fibroblasts. Okay, on तो ये पूरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको गौर से दोबारा वीडियो को देख लो ताकि आपको पता हो कि प्लेटलेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं. On the platelet cell membrane surface is a coat of glycoprotein. So platelet की अपनी जो surface है उस पर on the surface there is glycoprotein that repulses adherence to normal endothelium. ये सुने, यानी अगर ये हमारी ब्लड वेसल है तो यहाँ पे ज़ाहिर है एंडोथीलियल कवरिंग होगी, एंडोथीलियल कवरिंग होगी, यहाँ से प्लेटलेट गुजर रहा है. इस प्लेटलेट के यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो रिपेल करती हैं नॉर्मल एपिथीलियम. लेकिन अगर एपिथीलियल डैमेज होगा फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, इफ़ देयर इज़ एनी डैमेज हेयर, तो कोलेजन एक्सपोज हो जाता है. और जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होता है तो अब यही ग्लाइकोप्रोटीन अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी. यानी इंजरी की तरफ तो प्लेटलेट्स इंजर्ड एरियाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेकिन नॉर्मल एंडोथीलियम से रिपेल होते हैं. सो दैट्स द थिंग विच यू नो. ओके, in addition, the platelet membrane also contain large amount of phospholipids that activate multiple stages. So ये phospholipids भी हैं और glycoproteins भी हैं on the membrane of platelets and they are all important for clotting phenomena. अभी हम later in this chapter discuss करेंगे कि how do platelets work. Thus platelets are very active structures. They have a lot of different important things and it has a half-life of only 8 to 12 days. Reason इसका ये है क्योंकि इसके पास बेचारे के पास न्यूक्लियस नहीं है. चूँकि न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता और नई प्रोटीन नहीं बनती तो ये 8 से 12 दिन में जो पुरानी प्रोटीन्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और प्लेटलेट काम का नहीं रहता. और फिर स्प्लीन में मोस्ट ऑफ द प्लेटलेट्स, स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस मौजूद हैं वो प्लेटलेट्स को हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं. सो प्लेटलेट्स आफ्टर 8 to 12 days आर गॉन, डिस्ट्रॉयड, engulfed by macrophages largely in the spleen. ओके, सो ये प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में सारा इंपॉर्टेंट स्टफ था जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए. नाउ हाउ द प्लेटलेट plug is formed is called the mechanism of the platelet plug formation. Platelet repair of vascular opening is based on several important functions of platelets. When platelets come in contact with a damaged vascular surface, especially with the collagen fibers in the vascular wall, the platelets rapidly change their shape. अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है. इस डायग्राम को हम दिमाग में रखेंगे और इस डायग्राम पे ये सारा कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ डैमेज, सो इस डैमेज की वजह से द फर्स्ट थिंग हैपेंस इज ऑफ कोर्स यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, मसल स्पैज्म होगा, बट प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएंगे. अब जब प्लेटलेट्स आते हैं तो इस डैमेज वॉल में कोलेजन होता है और वो कोलेजन एक्सपोज हो जाता है. यानी पहले तो ये इंटीग्रल बिल्कुल सही था लेकिन अब एक्सपोज हो गया कोलेजन. सो कोलेजन इज एक्सपोज्ड. उस कोलेजन से अटैच होना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स. दे बिगिन टू स्वेल और जैसे ही ये प्लेटलेट्स अटैच होते हैं इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चेंज होते हैं. दे बिगिन टू स्वेल, इनमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है. दे अज्यूम इर्रेगुलर फॉर्म एंड स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ सूडोपोडिया बिकॉज प्लेटलेट्स में एक्टिन है, मायोसिन है, थ्रोम्बोस्टैटिन है. तो ये सारे प्रोटीन्स की वजह से इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं एंड देयर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर बिकमिंग एक्टिव नाउ. ठीक है. अच्छा, देन और क्या होता है जनाब? फोर्सफुली एंड कॉज द रिलीज ऑफ ग्रैन्यूल्स दैट कंटेन मल्टीपल एक्टिव फैक्टर्स एंड दे बिकम स्टिकी सो दैट दे एडहेयर टू कोलेजन इन द टिश्यू एंड टू अ प्रोटीन कॉल्ड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर विच लीक्स इनटू द ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू फ्रॉम द प्लाज्मा. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, ये प्लेटलेट्स देखें इस तरह से वैस्कुलर लाइनिंग के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं. सो देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और ये जो प्लेटलेट्स हैं इन प्लेटलेट्स पर भी देयर आर प्रोटीन सच एज glycoprotein 1b. So they start attaching on the proteins और
अब ये प्रोटीन्स जिन पर प्लेटलेट अटैच हो रहे हैं, ये एक तो हैं कोलेजन. कोलेजन होता है इसी ब्लड वेसल की वॉल में. सो रप्चर की वजह से कोलेजन एक्सपोज होता है और कोलेजन के साथ ये अटैच होना इस तरह स्टार्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स. और दूसरी चीज़ जिसके साथ अटैचमेंट होती है वो है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर. वॉन विलिब्रेंड फैक्टर प्लाज्मा से आता है और हेल्प करता है प्लेटलेट्स की अटैचमेंट ऑन दी एंडोथीलियम. तो अब हम ये देख रहे हैं कि प्लेटलेट्स कैसे अटैच हो रहे हैं. सो इनिशियली देयर वाज द फर्स्ट इवेंट. क्या था? द फर्स्ट इवेंट वाज द रप्चर. The first event was the rupture of the blood vessel and then platelets are attaching. Okay, उनमें swelling हो गई, उनमें से chemicals release होना start हो गए. Now the platelet surface glycoproteins bind to the von Willebrand factor in the exposed matrix and the platelets then secrete increased quantities of adenosine diphosphate and platelet activating factor and their enzymes called thromboxane A2. अब ये जो प्लेटलेट्स में से चीज़ें निकल रही हैं, ग्रैन्यूल्स, ये सारे जो एंजाइम्स हैं, दे इंक्लूड थ्रोम्बोक्सिन A2 जो फर्दर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा. प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर, इसका काम ये होता है कि ये और प्लेटलेट्स को बुलाता है, आओ भाई रिक्रूटमेंट, आ जाओ, टाइम हो गया, इस जगह पर आ जाओ, यहाँ डैमेज है. दैट्स द जॉब ऑफ द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग. Thromboxane is a vasoconstrictor. Along with the ADP, it's also a vasoconstrictor, and platelet activating factor acts on the nearby platelet to activate them as well. The stickiness of these additional activated platelets causes them to adhere to the original activated platelets. So what's actually happening कि ये platelets यहाँ जो start में आके लगे थे, उनमें से ये chemicals निकले, ये और platelets को बुलाते हैं, तो वो भी आके चिपक जाते हैं, चिपकते 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 एक बड़ा सा platelet plug बन जाता है. Therefore, at the site of the puncture of the blood vessel, the damaged vascular wall activates successively increasing number of platelets that attract more and more additional platelets, thus forming a platelet plug. This plug is loose at first but is usually successful in blocking the blood loss if the vascular opening was small. Then during the subsequent process of blood coagulation, fibrin threads are formed and these threads attach tightly to the platelets, thus constricting an unyielding plug. अब देखो, सबसे पहले ये जो इनिशियल प्लेटलेट यहाँ पे आके अटैच हुए हैं, दे फॉर्म अ प्लग. तो इस प्लग से ब्लीडिंग तो रुक गई है, बट ये जो प्लग है, दिस इज़ अ वेरी वेरी काइंड ऑफ फिब्राइल टाइप ऑफ प्लग. ऐसा प्लग है कि थोड़ी सा अगर ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो इट कैन बी लीकी. लेकिन होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू फिब्रिन जमा होना शुरू हो जाता है, और एक दफ़ा यहाँ फिब्रिन जमा होना शुरू हो गया तो ये जो प्लेटलेट का प्लग बना है ये स्ट्रेंथन हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है, और अब इसको यहाँ से हटाना मुमकिन नहीं है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपेंस एंड दिस इज हाउ द प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड. आके अटैच होंगे, दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, ये मीडिएटर्स हैं, एंड द प्लेटलेट प्लग सील्स द होल इन द ब्लड वेसल. ठीक हो गई बात. तो अब तक हमने पहला चीज क्या देखी थी? वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल. दूसरी चीज क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटलेट प्लग. अब बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट मैकेनिज्म फॉर क्लोजिंग द वैस्कुलर होल्स. इसमें कोई चीज़ सच नहीं है, बस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डेली बेसिस पर आपकी बॉडी में इंटरनली भी और स्किन की तरफ भी छोटे छोटे होल्स बनते रहते हैं, और अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी उन होल्स में से, जिनको हम नाम देते हैं पेटिकियाए. स्किन में अगर ये ब्लीडिंग नजर आए सो दैट इज पेटिकिया, एंड दिस हैपेंस इन दोज पीपल हु डू नॉट हैव नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. सो दिस इज व्हाट इज रिटन ऑल इन दिस पैराग्राफ. ओके, नेक्स्ट इज द ब्लड कोआगुलेशन इन द रप्चर्ड ब्लड वेसल. सो दिस इज स्टेप नंबर 3. हम पढ़ रहे हैं हीमोस्टेसिस के डिफरेंट स्टेप्स. हीमोस्टेसिस का पहला स्टेप था वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेप था प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, और अब तीसरा स्टेप है ब्लड कोआगुलेशन. ठीक है, अब जो ब्लड कोआगुलेशन है, दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस, इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट. द क्लॉट बिगिंस टू डेवलप 15 to 20 seconds after the trauma of the vessel wall if it is severe, and 1 to 2 minutes if the trauma is minor. यानी जितना सीवियर ट्रॉमा है उतना रैपिड क्लॉट बनेगा. Activated substances from the traumatized vascular wall, from the platelets and from the blood proteins adhering to the traumatized vascular wall initiate the clotting process. The physical events are shown. अभी हम ये पूरा clotting process बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में. Within 3 to 6 minutes after rupture of the blood vessel, the entire opening or the broken end of the vessel is filled with the clot if the vessel opening is not too large. After 20 to 60 minutes, the clot retracts, which closes the vessel still further.
प्लेटलेट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस क्लॉट फॉर्मेशन. सो बेसिकली ये जो प्लेटलेट प्लग बना है, फर्दर यहाँ पे क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना. क्लॉटिंग का प्रोसेस प्लेटलेट प्लग के प्रोसेस से अलग है. प्लेटलेट प्लग इज एंटायरली मेड अप ऑफ प्लेटलेट्स, लेकिन जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लॉट जनरेट होता है. अब क्लॉट बनना, प्लेटलेट बनना, फिर एंड में फिब्रिन का बनना, ये सब काम इसलिए हो रहे हैं ताकि ये जो होल है इसको बंद किया जा सके. ओके, एंड देन व्हाट वाज नंबर 4? द नंबर 4 वाज, लेट मी रब दिस ताकि नंबर 4 नजर आए, eventual growth of fibrous tissue into the blood clot. अब जो blood clot यहाँ बन चुका है उसमें there is fibrous organization. एक दफ़ा जब ब्लड क्लॉट बन जाता है, इट कैन बी फॉलोइंग वन ऑफ द टू फेट्स. एक तो ये हो सकता है ब्लड क्लॉट के साथ कि इट बिकम्स इन्वेडेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, और अब जो क्लॉट बना है वो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाए और बाकायदा नया कनेक्टिव टिश्यू बन जाए. दूसरा ये हो सकता है कि जो क्लॉट बना है वो पूरे का पूरा डिसॉल्व हो जाए और वो गायब हो जाए. अब पॉइंट ये है कि अगर तो कोई ब्लड वेसल इस तरह से रप्चर हुई है कि यहाँ पे ये रप्चर है, तो यहाँ पे वो क्लॉट आकर के इसको पूरे को बंद कर दे और इसमें फाइब्रस टिश्यू आ जाए, सो दैट्स गुड फॉर द बॉडी. लेकिन अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि छोटा कोई होल बना और ब्लड लीक कर गया, टिश्यू में क्लॉट बन गया. अब ये जो टिश्यू का क्लॉट है ये हमारे किसी काम का नहीं है, सो इस क्लॉट को रिजॉल्व करना, डिसॉल्व करना ज़रूरी है और मैक्रोफेजेस ये काम करते हैं. ठीक है. द यूजुअल course of a clot that forms in a small hole of the vessel is invasion by fibroblasts, यानी fibroblasts invade करते हैं और इसको further strong करते हैं. Conversely, when excess blood has been leaked into the tissue clots have formed where they are not needed. Special substances in the clot usually become activated. These substances function as enzyme to dissolve the clot, and macrophages play an important role in absorption of the clot. So सारी बात जो मैंने आपको यहाँ बताई कि अगर clot बना है to close the blood vessel rupture, then it is good. बट अगर ब्लड लीक होके टिश्यूज में जाके क्लॉट बना देता है तो ये क्लॉट हमारे टिश्यू के किसी काम का नहीं है, क्योंकि किसी ब्लड वेसल को कवर नहीं कर रहा. अब इसका खत्म करना जरूरी है. सो क्लॉट कैन हैव टू फेट्स. एक क्लॉट का काम ये हो सकता है कि फाइब्रोब्लास्ट उसमें इन्वेट करें और वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाए. दूसरा क्लॉट का काम ये हो सकता है कि इट कैन एक्चुअली डिसॉल्व. ये डिपेंड करता है कि क्लॉट कहाँ बना है. ब्लड वेसल में बना है सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सील द होल, और अगर टिश्यूज में बना है सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यूज. ओके, सो ये बेसिक प्रिलिमिनरी प्रिंसिपल्स आपको बता दिए कि हेमोस्टेसिस के 4 मैकेनिज्म्स हैं. पहला मैकेनिज्म वैसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा ब्लड क्लॉट और कोआगुलेशन का स्टार्ट होना, और चौथा फाइब्रस टिश्यू का बनना. ठीक, अब इनकी फर्दर डिटेल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मजीद डीप डाइव करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कोआगुलेशन का प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन. ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोआगुलेशन होगा, क्लॉट बनेगा, ये कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दिस. मोर देन 50 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट कॉज और अफेक्ट द ब्लड कोआगुलेशन have been identified in the blood. Actually this number has now increased. So the point is that there are so many different proteins in the blood which are known to be helping or directly causing the process of coagulation. यानी जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसमें इतने सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स हैं दोज विच एक्चुअली प्रोमोट coagulation, they are called procoagulant proteins, and there are some which inhibit coagulation, these are called anticoagulant. So ये नाम समझना मुश्किल नहीं है. जो coagulation करवाएंगे they are procoagulant, और जो coagulation को inhibit करेंगे they are anticoagulants. Usually ये दोनों प्रोटीन्स आपके ब्लड में होते हैं and they are present in a very nice balance. और इस बैलेंस पे ये डिपेंड करता है कि ब्लड क्लॉट होगा या नहीं होगा. तो जरा सोचें, अगर प्रोकोआगुलेंट्स आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएं तो आपकी ब्लड वेसल में जो चलता फिरता घूमता हुआ ब्लड है वो क्लॉट्स बनाना शुरू कर देगा, वो जमना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोकोआगुलेंट बढ़ गए हैं. तो दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन. और अगर इसको कन्वर्स हम कर दें कि प्रोकोआगुलेंट्स नहीं बल्कि एंटाइकोआगुलेंट्स बढ़ गए हैं आपकी बॉडी में फॉर व्हाटएवर रीजन, तो अब ये होगा कि सपोज देयर इज अ रप्चर इन द ब्लड वेसल और यहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो नॉर्मली क्या होता कि इस रप्चर को सील किया जाता, इसको रोका जाता बाय फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट. लेकिन अब वो क्लॉट बनेगा ही नहीं क्योंकि एंटाइकोगुलेंट बॉडी में ज्यादा है, ये कोगुलेशन होने ही नहीं देंगे. सो द बैलेंस बिटवीन
procoagulants and anticoagulants is very important. Okay, now whether blood will coagulate or not depends on the balance between the two substances in the bloodstream. Anticoagulants normally predominate, therefore the blood does not coagulate. आपका जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड किस तेजी के साथ फ्लो कर रहा है, चूंकि इट इज फ्लोइंग, इट इज नॉट कोआगुलेटिंग, इट इज नॉट क्लोरिंग. इसका मतलब ये है कि यूजुअली एंटाइकोगुलेंट्स आर स्लाइटली मोर देन द प्रोकोगुलेंट्स. ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बात को बढ़ाते हैं. हाउएवर व्हेन अ वेसल इज रप्चर्ड, जब किसी भी वजह से ब्लड वेसल में कोई रप्चर होगा तो प्रोकोगुलेंट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द टिश्यू डैमेज बिकम एक्टिवेटेड एंड दे ओवरराइड द एंटाइकोगुलेंट. और ये दिस मेक सेंस कि भाई अब ब्लड वेसल है और अब ब्लड वेसल में यहाँ पे रप्चर हो गया है और अभी भी आप एंटाइकोगुलेंट का जो है ना माला जपते रहेंगे तो काम चलेगा नहीं. इस एरिया पर अब किनको एक्टिव होना पड़ेगा? प्रोकोगुलेंट्स को, ताकि यहाँ पे कोगुलेशन हो जाए, और that is the purpose of procoagulant. So it depends ke what the body really needs. If there is a damage to the blood vessel, we need more procoagulant at that particular area. But if there is all well, there is no damage to the blood vessel, the blood wants to flow, then anticoagulant in slightly more number is okay. ओके, नाउ क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, ब्लड जमने का प्रोसेस, सिंपल जबान में इसको ये कहते हैं खून जम जाना. सो ब्लड जमने का जो प्रोसेस है, क्लॉटिंग का प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन 3 essential steps. Step number 1 is in response to the rupture of blood vessel or damage to the blood vessel itself, या even damage to the blood, a complex cascade of chemical reactions occur in the blood involving more than 12 blood coagulation factors. The net result is formation of a complex of activated substances collectively known as prothrombin activator. Now that's a key molecule. In fact, this is a rate limiting molecule. जब कभी किसी भी जगह ब्लड वेसल में कोई रप्चर होता है, सो देयर इज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में. अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाता हूं अभी, वो डायग्राम अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि देयर इज टिश्यू ट्रॉमा और बहुत कुछ हुआ, ये बहुत कुछ अभी डिस्कस करेंगे, बट अल्टीमेटली क्या चीज बनी? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. एक आध और भी डायग्राम है, उधर भी देखते हैं. सो हियर यू सी देयर इज ट्रॉमा और क्लोजन एक्सपोज, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या चीज बन रही है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कोआगुलेशन. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि जनाब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, द फर्स्ट थिंग. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम है? अब ये बन गया तो जाहिर है मैं बार बार कह रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है. सो चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम करेगी, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम है इसके अपने नाम में. सो जो नाम है वही इसका काम है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है. तो कहानी ये है कि एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, और वो एक्टिव होके बनाती है थ्रोम्बिन, और इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है. वाह, इजी. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का वही काम है जो इसका नाम है. इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम वन मोर टाइम, दिस इज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ये क्या कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर रहा है किस प्रोटीन में? थ्रोम्बिन में. सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि कोआगुलेशन में सबसे पहली चीज जो याद रखने की थी वो ये कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और अल्टीमेटली ये बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. स्टेप नंबर 2 ये है कि अब प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 की स्टोरी ये है कि द थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम. अब ये जो थ्रोम्बिन बन गया, भाई यहां प्रोथ्रोम्बिन बना था तो उसने कुछ काम किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना था तो उसने कुछ काम किया. अब थ्रोम्बिन बना है तो थ्रोम्बिन कोई काम करेगा, और थ्रोम्बिन क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन एंजाइम टू कन्वर्ट फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन. अब बॉडी में एक प्रोटीन है जिसका नाम है फिब्रिनोजिन. ये फिब्रिनोजिन एक्टिव होकर बनाता है फिब्रिन, और ये रिएक्शन होने के लिए इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बिन. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू. दिस डायग्राम. सो वी हैव prothrombin activator, which this is number 1, formation of prothrombin activator converts prothrombin into thrombin. Then number 2 is that the thrombin converts fibrinogen into fibrin. Okay, so first of all prothrombin activator is made, number 2 prothrombin is converted into thrombin, and number 3 fibrinogen is converted into fibrin by thrombin.
सो एक बना, उसने दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरा बना, उसने तीसरे को एक्टिवेट किया। अब हमारे पास अल्टीमेटली आ गए हैं दीज मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड फिब्रिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दे आर मोनोमर्स, दे आर सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे फिब्रिन्स मिलकर फिब्रिन फाइबर बनाते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट दैम, बट दीज आर द 3 critical steps in coagulation processes. Okay, so coagulation में ये 3 steps लाजमी आपको याद रखने हैं। formation of prothrombin activator, formation of thrombin from prothrombin, formation of fibrin from fibrinogen. Okay, we will first discuss the mechanisms whereby the blood clot is formed, beginning with conversion of prothrombin to thrombin, and then we will come back to initial stages. मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि बहुत सारा कुछ होता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है। तो ये जो बहुत सारा कुछ है, ये बहुत सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जो बहुत सारा कुछ है इसको डिस्कस करेंगे बाद में। इस वक्त वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जैसे गाइटन ने बताया है, वी फर्स्ट वांट टू डिस्कस कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है ये आगे क्या स्टेप्स एक्टिवेट करता है, और फिर हम इनिशियल स्टेजेस ऑफ कोगुलेशन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, prothrombin activator is formed as a result of rupture of the blood vessel or as a result of damage to the special substances in the blood. So ये बात अभी हमने exactly यही point यहाँ भी पढ़ा था कि पहला step जो है that is the formation of prothrombin activator. Now prothrombin activator in the presence of sufficient amount of calcium causes conversion of prothrombin to thrombin. This is also was point number 2, that's repetition. And thrombin then causes polymerization of fibrinogen into fibrin. That was step number 3. So this is all repeated. Now in सब में the most important stuff which is the rate limiting factor is actually the formation of prothrombin activator. यानी अगर prothrombin activator ही नहीं बनेगा तो आगे का कोई step follow नहीं होगा। ठीक है, so the first thing which is this prothrombin activator is the rate limiting step. ये बनेगा तो prothrombin से thrombin बनेगा, fibrinogen से fibrin बनेगा, otherwise ये सारा जो pathway है ये नहीं होगा if prothrombin activator is not formed. Okay, so that is the rate limiting step. This is important for exams students. आपको ये याद रखना है कि इस पूरे pathway में rate limiting step क्या है. Okay, platelets also play an important role in the conversion of prothrombin to thrombin because much of the prothrombin first attaches to the prothrombin receptors on the platelets and they are already bound to the damaged tissue. अब ये जो सारी मैं discussion कर रहा हूँ ना कि प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये सारी कहानी बेसिकली इसमें प्लेटलेट का भी रोल है। देखो सबसे इनिशियल क्या हुआ था कि प्लेटलेट्स आकर के एक प्लेटलेट प्लग बना गए थे। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि प्लेटलेट प्लग बन गया था, याद है? सो प्लेटलेट प्लग बन गया। उस प्लेटलेट प्लग की एक प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज अ वेरी वीक कवरिंग, ये किसी भी वक्त डिसलॉज हो सकता है। तो अब बॉडी क्या करती है कि इस प्लेटलेट प्लग को स्ट्रॉन्ग करती है और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो कोगुलेशन का प्रोसेस है ये साइड बाय साइड हो रहा है। देखें, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बन रहा है और फिर फिब्रिन में क्रॉस लिंकिंग हो रही है और वो प्लेटलेट के ऊपर आके इस तरह मैश बना रही है। तो अब जब प्लेटलेट के ऊपर फिब्रिन का मैश बन जाएगा तो ये जो प्लेटलेट का प्लग बना था इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो प्लेटलेट्स और ये कोगुलेशन आपस में एक दूसरे के लिए बड़े जरूरी हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली इज अ प्लाज्मा प्रोटीन अल्फा 2 globulin having a molecular weight of 68,700, not important for you to remember. It is present in normal plasma concentration इसकी है 15 milligram per deciliter. Again, not very important for you to remember. It is an unstable protein that can split easily into smaller components such as thrombin. Prothrombin is formed. Now this is important. ये weight याद रखना जरूरी नहीं है, but you should remember कि prothrombin is formed in the liver and it is continually being used throughout the body for blood clotting. मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी में जगह जगह ब्लड वेसल में छोटे छोटे से होल्स बनते हैं तो वहां पे कोगुलेशन हो रही होती है। तो बेसिकली डेली बेसिस पर आपका लिवर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है और वो डेली बेसिस पर प्रोथ्रोम्बिन यूज भी हो रही होती है। अगर किसी वजह से लिवर फेल्स टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन इन अ डे और सो, प्रोथ्रोम्बिन कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा फॉल्स, इतना कि ब्लड कोगुलेशन नॉर्मल नहीं होती। इसीलिए लिवर की कोई भी डिजीज, नाउ थिंक अबाउट सिरोसिस फॉर एग्जांपल, थिंक अबाउट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा फॉर एग्जांपल, ये तमाम वो डिजीजेस हैं, फाइब्रोसिस, नैश, नेफेल्डी, दीज आर ऑल द क्रॉनिक डिजीजेस ऑफ लिवर। और इन तमाम क्रॉनिक डिजीजेस में इट इज पॉसिबल कि प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन खराब हो जाए और अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा बॉडी में
तो ब्लीडिंग होगी क्योंकि कोagulation नहीं होगी. Prothrombin is required for coagulation, and if prothrombin is not being made, then the person will continually bleed. Okay? एक और चीज जो प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, दैट इज विटामिन के. It is also required by the liver for normal activation of prothrombin. So if there is lack of vitamin K or presence of any liver disease, particularly chronic diseases that prevent normal prothrombin formation, that can decrease the prothrombin concentration and the person can bleed. ये important paragraph है प्रोथ्रोम्बिन का लिवर के हवाले से और विटामिन के हवाले से. ठीक है. अच्छा जी, अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप इस डायग्राम पे मैंने आपको दिखाया था was फिब्रिनोजिन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना बाय थ्रोम्बिन. सो द नेक्स्ट स्टेप इज फिब्रिनोजिन to fibrin. Okay, formation of the clot. Fibrinogen is a high molecular weight protein, 3,40,000 Dalton, that occurs in the plasma in quantities of about 100 to 700 milligram. Again, number not important. Fibrinogen is formed in the liver, and the liver diseases can decrease the concentration of circulating fibrinogen, same as prothrombin, है ना? Because of its large molecular size, little fibrinogen normally leaks into the blood vessel, into the interstitial fluid, and because fibrinogen is one of the essential factors in coagulation process, interstitial fluids ordinarily do not coagulate. अब ये इतना बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है कि ये कैपिलरी से लीक होकर टिश्यूज में जाता भी नहीं है. ठीक है. Yet when the permeability of the capillaries become pathologically increase, ये सुनिए, अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये फिब्रिनोजन टिश्यूज में जा सकता है और टिश्यूज में जाके इट कैन फॉर्म द ब्लड क्लॉट. ओके. Right. Action of thrombin on fibrinogen to form fibrin. Thrombin is a protein. थ्रोम्बिन यहाँ बना था ना, मैंने आपको बताया था कि जो थ्रोम्बिन बन रहा है वो फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करा रहा है फिब्रिन में. तो अब थोड़ी सी डिटेल इन्होंने थ्रोम्बिन के बारे में दी है. थ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन एंजाइम व्हिच इज वीक प्रोटियोलाइटिक इन नेचर, देयरफॉर इट कैन कन्वर्ट फिब्रिनोजन, इट कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन मोनोमर्स. ठीक है. और अब ये जो फिब्रिन मोनोमर्स हैं ये फिर पॉलीमराइज होकर प्लेटलेट्स पर जाकर के मैश बना देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फिब्रिन क्लॉट. ओके. अब ये जो फिब्रिन क्लॉट है, इट इज ऑल्सो एक्टेड अपॉन बाय अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. अब ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इस फिब्रिन को जो प्लेटलेट प्लग पर डिपॉजिट हुआ था इसको जाके स्टेबलाइज कर देता है ताकि एक अच्छा सा मैश बन जाए और जो फिब्रिन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के बड़ी मजबूती के साथ ज्वाइंट हो जाए. ठीक है. अब ये जो सारी खिचड़ी पक गई है ना, इस पूरी खिचड़ी को हम नाम देते हैं क्लॉट. देखो ये कॉन्सेप्ट ना दिमाग में बिठाना भाई बहुत ज़रूरी है, वरना ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता. अब ये जो सारी खिचड़ी बनी है ना इधर, इस खिचड़ी में क्या क्या है? इस खिचड़ी में प्लेटलेट्स हैं, इस खिचड़ी में फिब्रिन है और भी कुछ ब्लड सेल्स होंगे. इस पूरी खिचड़ी को हम नाम देते हैं क्लॉट. तो क्लॉट बेसिकली इज composed of a meshwork of fibrin fibers running in all the direction, entrapping the blood cells such as the platelets. The plasma भी इसके अंदर होता है थोड़ा बहुत. The fibrin fibers also adhere to the damaged surface of the blood vessel. Therefore, the blood clot becomes adherent to any vascular opening, thereby preventing the blood loss. अब ये जो खिचड़ी मैं बार बार कह रहा हूँ, है तो ये काम की चीज ना. ये पूरा जो क्लॉट है, इस क्लॉट ने इस डैमेज को कवर कर दिया है ताकि यहां से ब्लड लीक न हो. सो क्लॉट बनने का पूरा मैकेनिज्म क्या है? पहले प्लेटलेट प्लग बनेगा, प्लेटलेट प्लग बनने के बाद कोगुलेशन होगी. कोगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, फिब्रिन आके डिपॉजिट हुआ, फिब्रिन स्टेबलाइज हुआ. ये एज अ रिजल्ट पूरे का पूरा बन गया एक क्लॉट. अब जब एक दफा क्लॉट बन जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, बिकॉज यहां पे फिब्रिन मॉलिक्यूल है ना, फिब्रिन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द क्लॉट इज फॉर्म्ड, इट बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट and usually expresses most of the fluid from the clot. इसके अंदर जो सीरम है वो निकल जाता है. The fluid expressed is known as the serum. क्योंकि अब देखो ब्लड है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इस ब्लड में सेल्स भी हैं, इस ब्लड में कोगुलेशन प्रोटीन्स भी हैं. जब कोगुलेशन प्रोटीन सारे कंज्यूम हो जाएंगे तो प्रोटीन कंपोनेंट यूज हो गया, और प्रोटीन कंपोनेंट यूज हो गया का मतलब यह है कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन गया, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया, तो अब कोगुलेशन फैक्टर्स नहीं बचे. जब कोगुलेशन फैक्टर सारे इस्तेमाल हो गए तो पीछे जो लिक्विड बचता है उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? सीरम. सो दैट इज नोन एज सीरम. अच्छा, सीरम आप खुद से कोआगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि सीरम में क्या है? सीरम में मुझे बताएं कोआगुलेशन प्रोटीन्स हैं? नहीं है. और जब कोआगुलेशन प्रोटीन्स नहीं होंगे तो सीरम
क्लॉट नहीं बना सकता. दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो इन दिस वे सीरम डिफर्स फ्रॉम द प्लाज्मा एंड इट कैन नॉट क्लॉट बिकॉज इट लैक्स द कोआगुलेशन फैक्टर्स. तो ब्लड का जो प्लाज्मा है, अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि व्हाट इज प्लाज्मा, सो प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड विच कंटेन्स कोआगुलेशन प्रोटीन. अगर कोआगुलेशन प्रोटीन को निकाल दें या ये कोआगुलेशन प्रोटीन क्लॉट बनाने में यूज हो जाए तो प्लाज्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा इज कन्वर्टेड इनटू सीरम. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और ये आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज सीरम. दे आर ऑल बोथ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बहुत ज्यादा यूज होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना. ओके, अगर कोआगुलेशन प्रोटीन्स हैं तो वो प्लाज्मा कहलाएगा, अगर कोआगुलेशन प्रोटीन्स नहीं हैं तो वो सीरम कहलाएगा. ओके, नाउ प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन टू अकर. Therefore, failure of clot retraction is an indication that the number of platelets in the circulating blood might be too low. Well, this is not so high yield stuff. So basically इसमें सारी वही बातें हैं जो भी हमने डिस्कस की थी. अल्टीमेट बॉटम लाइन ये है कि जो प्लेटलेट रिट्रैक्शन और क्लॉट रिट्रैक्शन का फिनोमिना है, इससे होता ये है कि जो कट एजेस ऑफ द ब्लड वेसल हैं वो फर्दर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये जो क्लॉट बना है, इस क्लॉट में फाइनल स्टेजेस में जब रिट्रैक्शन होगी, सो ये एज और ये एज ब्लड वेसल का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे. सो दिस विल कंट्रीब्यूट टू हीमोस्टेसिस और ब्लड लॉस मिनिमाइज होगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लॉट रिट्रैक्शन का. अब ये जो हेडिंग है विच टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, इसमें बेसिकली बात ये हो रही है कि एक दफा जब प्लेटलेट प्लग बनना शुरू होता है, यानी कुछ प्लेटलेट्स आके अटैच होते हैं. सो इस डायग्राम को आप बार बार रेफर कर रहे हैं कि दिस वाज द इनिशियल डैमेज, और इस डैमेज एरिया में जब प्लेटलेट्स आके बाइंड करना स्टार्ट करते हैं, सो एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट को कॉल करता है, फर्दर दूसरे प्लेटलेट को कॉल करता है, एंड देन देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स आते जाते हैं और ये जो प्लग है ये फर्दर इंक्रीज इन साइज बढ़ता चला जाता है. दिस इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव फीडबैक. ओके, वंस ए ब्लड क्लॉट स्टार्ट्स टू डेवलप, इट नॉर्मली एक्सटेंड्स विद इन मिनट्स टू द सराउंडिंग ब्लड. That is, the clot initiates a positive feedback to promote more and more clot formation. One of the most important cause for this clot promotion is that the proteolytic action of thrombin allows it to act on many other blood clotting factors in addition to fibrinogen. So basically जो भी factors release हो रहे हैं platelet से और blood से जो factors activate हो रहे हैं वो neighboring nearby cells को further activate करते हैं, और ये clot उस वक्त तक बढ़ता चला जाता है साइज में, उस वक्त तक जब तक critical limit reach नहीं होती, यानी जब तक hemostasis achieve नहीं हो जाती, यानी blood clot continues to grows until the blood leakage has been seized. तो जब तक ये पूरे का पूरा जो लीकेज वाला एरिया था ये कंप्लीटली कवर होके सीज नहीं हो जाता, उस वक्त तक क्लॉट ग्रो करता रहता है बाय द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Okay, now the next heading very important, initiation of coagulation. देखो अब तक जो हम बात कर रहे थे, we were talking about the final stages of coagulation. हमने बात की कि कैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं, और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, और दूसरी डायग्राम में हमने ये देखा था कि कैसे फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में. सो ये जो सारा लास्ट स्टेजेस है ऑफ कोआगुलेशन, ये दिस इज नॉट द ओनली पाथवे ऑफ कोगुलेशन. कोगुलेशन का मैं बार बार याद है आपको शुरू में कह रहा था कि देयर इज अ लॉन्ग मैकेनिज्म जो होता है और उसके नतीजे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है. सो देयर इज एन इनिशियल फेज ऑफ कोगुलेशन एज वेल, और वो इनिशियल फेज ऑफ कोगुलेशन हम अब डिस्कस करेंगे कि हाउ coagulation is initiated and how the prothrombin activator is made. यानी जो initial phase of coagulation है, ये पूरा ये सारे steps, इन तमाम steps के नतीजे में ultimately बनती क्या चीज़ है? इनके नतीजे में बनता है ultimately prothrombin activator. So coagulation का ये नीचे वाला हिस्सा हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये ऊपर वाला हिस्सा हमको डिस्कस करना. Okay, so initial phases अभी डिस्कस करते हैं. Now that we have discussed the clotting process, जो last stages थे, the more complex mechanism that initiate the clotting in the first place will be described. यानी अब initial phases को discuss करेंगे. These mechanisms are set into play by the following. Number one, trauma to the vascular wall and the adjacent tissues. Trauma to the blood and contact of the blood with the damaged endothelial cell. ये तीन वो events हैं जिनकी वजह से कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है. यानी एट द वेरी आउटसेट ऑफ कोआगुलेशन अगर हम देखें, सो देयर विल बी ब्लड ट्रॉमा,
और कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन, यानी जो ब्लड वेसल होगी यहाँ पे देयर विल बी सम डैमेज, इस डैमेज की वजह से कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज होंगे, तो देयर इज अ डैमेज टू ब्लड वेसल, और फिर जो फ्लोटिंग ब्लड होगा उसको ये डैमेज फील होगा, एंड दिस कोलेजन विल बी सेंस्ड बाय द प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट जाके अटैच होंगे। तो ये सारा सिलसिला जो है प्लेटलेट अटैच होने का और कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होने का। सो प्लेटलेट की अटैचमेंट में भी ये डैमेज और एक्सपोज कोलेजन इंपॉर्टेंट था, और कोएगुलेशन सिस्टम की एक्टिवेशन में भी ये डैमेज इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज द डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल, द डैमेज टू द ब्लड and the attachment of the blood to the damaged endothelial. So this is all what initiates the coagulation. ठीक है? In each case this leads to formation of prothrombin activator. और अब इस डैमेज की वजह से ये जो सारा डैमेज है, या ब्लड वेसल को डैमेज होगा या ब्लड को डैमेज होगा इटसेल्फ, जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा, अल्टीमेटली व्हाट विल बी प्रोड्यूस? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द एंड प्रोडक्ट व्हिच स्टार्ट्स द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ कोagulation, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना था, और सब्सिक्वेंट क्लॉटिंग स्टेप्स हमने जो ऊपर डिस्कस कर लिए ऑलरेडी सारे। ओके, नाउ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड इन टू वेज। देयर आर टू वेज जिससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, और वो दो पाथवेज कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा कहलाता है इंट्रिंसिक पाथवे। इन बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक pathways, a series of different plasma proteins called the blood clotting factors play a major role. Most of these proteins are inactive and they become active, और फिर अगला स्टेप एक्टिव होता है, फिर उससे अगला स्टेप एक्टिव होता है, इस तरह। ठीक है? Most of the clotting factors are listed in the table, अभी देखते हैं, are designated by Roman numbers, such as this is clotting factor 8, to indicate the activated form. Small a is used in the suffix, so 8a means clotting factor 8a. This means कि ये जो clotting factor 8 है, now this is activated. अगर activated होगा तो a लिखा हुआ होगा, और अगर सिर्फ clotting factor 8 इस तरह से लिखा हुआ है, so this is the inactivated state. Okay? Now, अब मैंने आपको बताया कि जो सारी कहानी मैंने आपको बार बार ये बात अभी स्टार्ट में भी बताई थी वीडियो के, कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप है ना, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो तरीकों से बनता है, एक कहलाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा कहलाता है इंट्रिंसिक पाथवे। दोनों पाथवेज डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे। द एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर begins with a traumatized vascular wall or traumatized extravascular tissue that come in contact with the blood. This condition leads to the following steps. यानी जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होगी, ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू है, ट्रॉमेटाइज्ड एंडोथेलियल वॉल है ब्लड वेसल की, what will happen? There will be release of tissue factor. जो डैमेज ब्लड वेसल है उसमें से एक फैक्टर निकलेगा, प्रोटीन, this is called tissue factor. So tissue factor is released. Traumatized tissue release a complex of several factors called the tissue factor, or they are also known as, इनका दूसरा नाम है tissue thromboplastin. The factor is composed especially of phospholipids from the membranes of the tissue plus some lipoprotein complex that function mainly as a proteolytic enzyme. So the first thing is the release of tissue factor, then activation of factor 10, role of factor 7 and tissue factor. The lipoprotein complex of the tissue factor, जो पहली चीज रिलीज हुई थी tissue factor, further complexes with blood coagulation factor 7, ये factor 7 के साथ मिलकर and in the presence of calcium ion acts enzymatically and convert factor 10 into activated factor 10. अब ये वाला जो पूरा चार्ट है ना, इसको हम बिल्डअप करते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या क्या स्टेप्स हैं। The first thing is the release of the release of tissue factor, and the tissue factor then combines with factor 7 and it activates factor 10 into activated factor 10. Okay, let's locate this in the diagram. So this diagram is depicting the extrinsic pathway of coagulation, जिसमें tissue trauma हुआ, release of tissue factor हुआ, then factor 7 के साथ मिलकर इसने convert कर दिया factor 10 को factor 10A में, यानी कि activated form of factor 10 में. So this is a clotting factor which is now activated. अब जैसे ही factor 10 activate हो जाता है, let's study कि उसके बाद क्या होता है. The activated factor 10 combines immediately with tissue phospholipids that are part of the tissue factors, or with additional phospholipids released from the platelets, as well as with factor 5 to form a complex called the prothrombin activator. Within a few seconds, in the presence of calcium ion,
प्रोथ्रोम्बिन इज स्प्लिट टू फॉर्म थ्रोम्बिन. अब ये वाला सारा तो हम पढ़ ही चुके हैं कि थ्रोम्बिन बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. बट ये जो फैक्टर 10 बना है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज फैक्टर 5, सच एज कैल्शियम, और ये और दूसरे फॉस्फोलिपिड्स जो प्लेटलेट से रिलीज होते हैं, उन सब के साथ मिलकर फैक्टर 10 क्या बना देता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की बात की कहानी हमको पता है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है. सो दिस इज ऑल नोन एज द एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू ट्रॉमा है, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, फैक्टर 7 के साथ मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 10 ने बना दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे. That's all. Okay. Now let's talk about the intrinsic pathway. Intrinsic pathway का भी end product क्या है? Intrinsic pathway का end product भी यही है, prothrombin activator. और ये कैसे बनता है देखते हैं. The second mechanism for initiating formation of prothrombin activator and therefore for initiating clotting begins with the trauma to blood or exposure of the blood to collagen from a traumatized blood vessel. Then the process continues through a series of cascades. वहाँ हमने देखा था कि देयर वाज डैमेज टू द टिश्यू पर्टिकुलरली, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लड में कोई ट्रॉमा है, यानी ब्लड में कोई टर्बुलेंस है, सो फॉर एग्जांपल देयर इज इंक्रीज इन प्लेटलेट नंबर और देयर इज एनी अदर डिजीज इन द ब्लड जिसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मल नहीं है, सो एनी डैमेज टू द ब्लड इटसेल्फ कैन ऑल्सो एक्टिवेट दिस पाथवे. और इस पाथवे के जो स्टेप्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक पाथवे. नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि ब्लड ट्रॉमा का जिक्र हो रहा है, वहाँ एक्सट्रिंसिक पाथवे में जिक्र हुआ था ब्लड वेसल के ट्रॉमा का, बट देयर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड ट्रॉमा. दिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे. सो ब्लड ट्रॉमा की वजह से होता क्या है? ब्लड ट्रॉमा कॉजेज दीज टू थिंग्स. नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 एंड रिलीज ऑफ प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स. Trauma to blood or exposure of blood to vascular wall collision alters two important clotting factors in the blood, factor 12 and the platelets. Factor 12 जो है, this is activated and is converted into activated factor 12, और साथ ही simultaneously the blood trauma also damages the platelets because of adherence to the collagen or to a wettable surface. This releases platelet phospholipid that contain lipoprotein called platelet factor 3, which also plays an important role in the subsequent pathway. So the first step is activation of factor 12 and release of phospholipids from the platelets, and the subsequent effect is activation of factor number 11. Factor 11 की activation के बाद there is activation of factor 9, then there is activation of factor 10. So factor 10 intrinsic pathway में भी activate हो रहा है, but after a series of reactions. So if we now look at this diagram, this diagram is explaining what happens for intrinsic pathway. So there is blood trauma की वजह से factor 12 is activated. This factor 12 activates factor 11, factor 11 activates factor 9 and factor 9 activates factor 10. अब ये जो factor 9 activate कर रहा है factor 10 को, यहाँ पे factor 8 required है और calcium required है. calcium actually बहुत सारे steps पे required होता है, ठीक है. Once factor 10 is activated, we know that factor 10 can combine with calcium, can combine with phospholipids, can combine with thrombin also and make prothrombin activator. और एक दफा prothrombin activator बन गया तो आगे की कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. prothrombin से thrombin बनेगा, fibrinogen से fibrin बनेगा. But see, these are the clotting factors involved. 12, 11, 9, 10. ये सीक्वेंस में नहीं है, यानी 12 के बाद 11 है, 11 के बाद 10 नहीं है, 9 है, फिर 10 है. ओके, सो अल्टीमेटली फैक्टर 10 एक्टिवेट हो रहा है एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी और इंट्रिंसिक पाथवे में भी, बट सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन डिफरेंट है. अल्टीमेटली फैक्टर 10. ओके, नाउ द रोल ऑफ कैल्शियम इन बोथ दिस पाथवे. सो बेसिकली अगर समराइज करूं इन दोनों पाथवेज को, तो पाथवेज में हो क्या रहा है, पाथवेज का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोआगुलेशन हो, क्लॉटिंग का इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, अल्टीमेट प्रोडक्ट है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा तो फाइनल स्टेप्स ऑफ कोआगुलेशन होंगे. अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी बन सकता है और ये इंट्रिंसिक पाथवे से भी बन सकता है. इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब ये सारी प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब डायरेक्ट प्रोटीन 10, clotting factor 10 is activated. Okay, now calcium is very important for most of the steps of coagulation, except for the first two steps in the intrinsic pathway. Calcium ions are required for promotion or acceleration of all the blood clotting reactions. So this is very important. Calcium अगर नहीं होगा
तो कोगुलेशन का मसला है, यानी इफ़ देयर इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज़ हाइपोकैल्सीमिया फॉर एग्जांपल, यानी कैल्शियम लेवल्स लो हैं, तो भले ही प्लेटलेट्स बराबर हों, भले ही सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बराबर हों, भले ही लिवर सही से काम कर रहा हो, लेकिन चूंकि कैल्शियम नहीं है तो क्लॉटिंग सही से नहीं होगी, ठीक है। इन द लिविंग बॉडी द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल्डम फॉल्स लो इनफ टू अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग, सो दैट्स इन द हेल्दी कंडीशन कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम एक्चुअली होती ही नहीं है, बट एनीवेज दिस कैन हैपन समटाइम्स। हाउएवर व्हेन ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम समवन it can be prevented from clotting by reducing the calcium ion concentration below the threshold level for clotting by deionizing the calcium, by causing it to react with citrate ion or precipitate the calcium by oxalate ion। अब ये क्या सारी मैं पढ़े जा रहा हूँ, आप टेंशन में आ रहे हैं कि सर क्या पढ़ रहे हैं। देखो बात ये है कि जब ब्लड कलेक्ट करते हैं ना ट्यूब के अंदर, कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं वो आपका ब्लड निकाल के एक ट्यूब में डाल देते हैं इस वैक्यूटेनर के अंदर। अब इसमें जब ब्लड आता है, आपको कोई ऐसा टेस्ट करना है जिसमें आप ब्लड को क्लॉट नहीं करना चाहते, तो मुझे इसे क्लॉटिंग से रोकना होगा। क्लॉटिंग से रोकने के लिए मुझे कैल्शियम खत्म करना पड़ेगा, वरना अगर कैल्शियम होगा ना तो यहाँ ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि यार इस ट्यूब के अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ डाल दूँ जो कैल्शियम को चिलेट कर दे या इसको ख़त्म कर दे, इसके इफेक्ट को। तो अगर इस ट्यूब के अंदर मैं सिट्रेट डाल दूँ या ऑक्सलेट डाल दूँ तो कैल्शियम यूज़ हो जाएगा, इन दोनों के साथ यूज़ हो जाएगा, सिट्रेट और ऑक्सलेट के साथ, और एक्चुअली क्लॉटिंग नहीं होगी। सो अगर मुझे ट्यूब के अंदर ब्लड टेस्टिंग के लिए कोagulation को रोकना है तो these are the two molecules that I can use so that they consume the calcium and I can happily work on whatever diagnostic test I have to perform, क्योंकि मुझे क्लॉटिंग नहीं चाहिए थी, वरना क्लॉटिंग हो जाएगी and I am unable to perform a lot of blood tests, okay? Now interaction between extrinsic and extrinsic pathways, summary of the blood clotting initiation। एक्चुअली अब इसमें जितना कुछ लिखा है वो हम पढ़ ही चुके हैं, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्कीमास ऑफ द intrinsic and the extrinsic systems, clotting occurs by both pathways simultaneously. Tissue factors initiate the extrinsic pathway, whereas contact of factor 12 and the platelets with the collagen in the vascular wall initiates intrinsic। This is an important thing। बॉडी में ऐसा नहीं होता कि एक दिन एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा, दूसरे दिन इंट्रिंसिक चलेगा, कभी वो पाथवे, भाई एक ही वक्त दोनों पाथवेज एक्चुअली एक्टिवेट हो जाते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे भी चल रहा होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी चल रहा होता है, दोनों पाथवे से बननी तो एक ही चीज़ है, उससे बनना है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो दोनों पाथवे एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रिंसिक एंड द इंट्रिंसिक पाथवे इज दैट द एक्सट्रिंसिक pathway can be explosive. Once initiated, its speed of completion to the final clot is limited only by the amount of tissue factor released from the traumatized। So this is very very fast extrinsic pathway। लेकिन जो intrinsic pathway है that is associated with a lot of proteins ना, तो चूंकि बहुत सारी proteins involved हैं, it takes a lot of time। With severe tissue trauma, clotting can occur in as little as 15 seconds because of the extrinsic pathway, जबकि intrinsic pathway is much slower and takes about 1 to 6 minutes। Okay, so that's like an academic textbook discussion जो आपको पता होने चाहिए टाइमिंग्स। अदरवाइज आपको पता है कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों एक साथ काम करते हैं और दोनों ही पाथवेज का एंड प्रोडक्ट एक ही है, ओके, और वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, राइट। नाउ इंट्रावास्कुलर एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन द नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है यार, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसको पढ़ते हैं। नाउ एंडोथेलियल सर्फेस फैक्टर्स, probably the most important factor for preventing clotting in the normal vascular system। आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आपको ब्लड बहता हुआ चाहिए, फ्लो करता हुआ चाहिए, या क्लॉट होता हुआ ब्लड चाहिए ब्लड वेसल्स के अंदर? ऑब्वियसली आपको फ्लो करता हुआ ब्लड चाहिए। फ्लो करता हुआ ब्लड चाहिए का मतलब ये है कि आपको क्लॉटिंग नहीं चाहिए। क्लॉटिंग नहीं चाहिए का मतलब आपको एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी चाहिए ब्लड के अंदर, है ना। तो अब वो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सुने। द स्मूथनेस ऑफ द एंडोथेलियल सर्फेस, चूंकि एंडोथेलियल सर्फेस ब्लड वेसल की बिल्कुल स्मूथ होती है तो कोई टिश्यू फैक्टर एक्सपोज नहीं होता, कोई टिश्यू फैक्टर एक्सपोज नहीं होता तो कोई कोगुलेशन नहीं होती। सो स्मूथनेस इज एन एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी। Okay, then there is a layer of glycocalyx on the endothelium. This helps in anticoagulation. Then there is a protein bound to the endothelium membrane which is called thrombomodulin। अब ये जो thrombomodulin है, it binds thrombin। Not only does binding of the thrombin with thrombomodulin slows the clotting process by removing the thrombin, but the thrombomodulin thrombin complex also activates a protein called protein C which acts as an anticoagulant by activating factor 5 in it। तो basically हो ये रहा है कि कुछ clotting factors को
कुछ प्रो कोआगुलेंट स्टफ को बांध दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। और वो कैसे रोक दिया जा रहा है? जैसे थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन जब कभी एक्टिवेट होगा कोआगुलेशन होगी, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 जब कभी एक्टिवेट होंगे कोआगुलेशन होगी। लेकिन अगर मैं थ्रोम्बिन को बांध दूं, फैक्टर 5 को बांध दूं, फैक्टर 8 को बांध दूं किस चीज़ से? थ्रोम्बोमॉड्यूलिन से, तो जब ये बन जाएंगे तो अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली इनको बांध के मैं एंटी कोआगुलेशन कर रहा हूँ। सो बॉडी में एंटी कोआगुलेशन के लिए कुछ नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं, वरना अगर ये मैकेनिज्म्स ना होते, यानी अगर प्रोटीन सी ना होता आपकी बॉडी में, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ना होता, सरफेसेस स्मूथ ना होती, ग्लाइकोकैलिक्स ना होता, ये सब चीज़ें अगर नहीं होती ना भाई, तो ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता, जगह जगह क्लॉट कर रहा होता। Okay, so these are all important anticoagulation properties of your body. When the endothelial cell wall is damaged, जब ये डैमेज होती है तो स्मूथनेस खत्म, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर खत्म, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स खत्म। सो जहां डैमेज हुआ सारी एंटाइकोगुलेंट प्रॉपर्टीज गई एक तरफ और अब सारा कोआगुलेशन प्रोफाइल शुरू हो जाएगा। ओके, सो व्हेन इट इज डैमेज, इट्स स्मूथनेस एंड द ग्लाइकोकैलिक्स थ्रोम्बोमॉड्यूलिन लेयर्स आर लॉस्ट, दे आर ऑल गॉन, which activates factor 12 and platelets and the coagulation is activated. Intact endothelial cells also produce other substances such as prostacyclin, such as nitric oxide that inhibit platelet aggregation. तो जब तक ब्लड वेसल ठीक है, prostacyclin है, nitric oxide है, no platelet aggregation. Okay, prostacyclin also called prostaglandin I2, ये एक ही चीज है, prostacyclin बोलो या prostaglandin I2 बोलो, is the same thing, is a member of an icosanoid family of lipids and is a vasodilator as well as inhibitor of platelet aggregation. Okay, and nitric oxide is a powerful vasodilator released from the healthy vascular endothelial cells. So यार इस पूरे पैराग्राफ में we are talking about कि नेचर ने आपके ब्लड को ब्लड वेसल में बहता हुआ रखने के लिए क्या क्या एंटी कोआगुलेशन सिस्टम अवेलेबल किए हैं। स्मूथनेस ऑफ द ब्लड वेसल, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, प्रोटीन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, दे आर ऑल देयर टू हेल्प यू। अगर ये नहीं होते तो कोआगुलेशन हो जाती ना यार, है ना। नाउ एंटी थ्रोम्बिन एक्शन ऑफ फिब्रिन एंड एंटी थ्रोम्बिन 3, अब इसको जरा सुनो। अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कोआगुलेंट्स इन द ब्लड आर दोज दैट रिमूव थ्रोम्बिन फ्रॉम, सारे फसाद की जड़ है यही थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर था ना, याद है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मैंने कहा था ये रेट लिमिटिंग है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम क्या था? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। तो एक दफा थ्रोम्बिन बन गया मतलब कोआगुलेशन शुरू, यानी अगर मैं थ्रोम्बिन को निकाल दूं ब्लड से या थ्रोम्बिन को बाइंड कर दूं या थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर दूं तो कोआगुलेशन नहीं होगी। तो जो एंटी कोआगुलेंट्स हैं वो बेसिकली काम यही करते हैं कि थ्रोम्बिन को किसी ना किसी तरह से काम करने से रोकते हैं। और वो उनकी एग्जांपल्स क्या है? फिब्रिन फाइबर्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग एंड एंटीथ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल या एंटीथ्रोम्बिन हेपेरिन फैक्टर. These are the proteins which stop the coagulation. Okay, while a clot is forming, about 85 to 90% of the thrombin is formed from the prothrombin becomes absorbed into the fibrin fibers as they develop. This absorption helps prevent the spread of thrombin into the remaining blood and therefore prevent excessive spread of the clot. So that's kind of a normal mechanism. Thrombin ज़रूरी भी है हमारे लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा thrombin blood vessel के अंदर फैलना शुरू हो गई तो हर जगह क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, ये हम चाहते नहीं हैं. So therefore the thrombin which is produced during the process of कोआगुलेशन वो यही क्लॉट में कंज्यूम हो जाता है और पूरे ब्लड में डिसिमिनेट नहीं करता. ठीक है. द थ्रोम्बिन दैट डज नॉट एब्जॉर्ब टू द फिब्रिन soon combines with the antithrombin 3. This further blocks the effect of thrombin. So antithrombin 3 is an important anticoagulant. इसका नाम ही देखें antithrombin. ये thrombin का anti है, इसको बांध के इसका एक्शन रोकता है. This further blocks the effect of thrombin on the fibrinogen and then also inactivates thrombin itself during the next 12 to 20 minutes. So nature ने आपकी बॉडी में जब coagulation चाहिए तो thrombin आएगा, जब कोआगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो थ्रोम्बिन को खत्म करने के लिए सिस्टम रखा है और वो सिस्टम एंटीथ्रोम्बिन 3 है. ओके. नाउ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग, हेपरिन.
Heparin is another powerful anticoagulant, but because its concentration in the blood is normally low, it has significant anticoagulant effect only under special physiological conditions. However, heparin is used widely as a pharmacological agent. Normally भी आपकी body में heparin होता है, but in a very very low concentration. But pharmacologically, it is very very commonly used in medical practice in much higher concentration to prevent intravascular clotting. So heparin is also an anticoagulant. इस वक्त हम सारे anticoagulants की बात कर रहे हैं. हमने बात की smoothness of the blood vessel की, anticoagulant. हमने बात की glycocalyx on the blood vessel, anticoagulant. हमने बात की thrombomodulin, anticoagulant. हमने बात की nitric oxide, prostacyclin, anticoagulant. Fibrin anticoagulant है. कैसे? क्योंकि fibrin absorb कर लेता है thrombin को. Antithrombin 3 भी anticoagulant है क्योंकि ये thrombin को bind कर लेता है. और heparin भी anticoagulant है. और ये कैसे काम करता है अभी बताता हूँ. Heparin molecule is a highly negatively charged conjugated polysaccharide. By itself, it has little or no anticoagulant properties, but when it combines with antithrombin 3, जिसका जिक्र अभी हमने यहाँ किया था, antithrombin 3 अगर heparin के साथ मिल जाए, then the effectiveness of antithrombin 3 for removing the thrombin increases by 100-fold. Wow, 2 plus 2 4 नहीं हो रहा, 2 plus 2 शायद 200 हो रहा, 100-fold to 1,000-fold, and does act as an anticoagulant. So heparin अकेला शायद कोई काम ना कर सके, लेकिन अगर heparin combine हो जाए antithrombin 3 के साथ, then this is a very potent, very powerful anticoagulant. Therefore, in the presence of excessive heparin, the removal of free thrombin from circulating blood by antithrombin 3 is almost instantaneous. So antithrombin 3 का काम भी मज़ेदार हो जाता है, heparin का काम भी मज़ेदार हो जाता है अगर दोनों खूब जमेगी, जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैकपाइपर. एक एडवर्टाइज आता था पहले. Now the complex of heparin and antithrombin 3 removes several other activated coagulation factors in addition to thrombin. यानी ये जो मिक्सचर है हेपरिन और एंटाथ्रोम्बिन का, ये सिर्फ थ्रोम्बिन को नहीं रिमूव करता और भी फैक्टर्स को रिमूव करता है, सच एज फैक्टर 9 थ्रू फैक्टर 12. Heparin is produced by many different cells in the body, but the largest quantities are formed by the basophilic mast cells located in the pericapillary connective tissue throughout the body. So mast cells are the culprit producing heparin. Okay, these cells continually secrete small quantities of heparin that diffuse into the circulatory system. The basophilic cells of the blood, which are functionally almost identical to mast cells, also release small quantities of heparin. So the basophilic cells, mast cells are abundant in tissues surrounding the capillaries of the lungs, to a lesser extent capillaries of the liver also. It is easy to understand why large quantities of heparin might be needed in these areas. यानी livers और lungs में ये ज़्यादा हैं, क्यों? Because the capillaries of the lungs and the liver may receive embolic clots that have formed in slowly flowing venous blood. Sufficient production of heparin prevents further growth of the clots. What a beautiful arrangement. अब lungs ऐसी जगह है जहाँ पे deoxygenated blood आता है, slowly move करता है यहाँ capillary system से, oxygenate होता है और वापस हार्ट की तरफ जाता है. तो इस slow movement के नतीजे में यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो एम्बोलाई और क्लॉट्स बनते हैं. उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए हेपरिन इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए लंग्स में मास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दैट दे प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ हेपरिन, सो दैट द स्मॉल एम्बोलिक क्लॉट्स आर डिसॉल्व्ड. ओके, नेचर has designed you in a beautiful system. Okay, अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लाज्मिन. अब तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, यानी हेपरिन है, एंटाथ्रोम्बिन 3 है या प्रोटीन सी है, इन सब का काम क्या था कि थ्रोम्बिन को बाइंड करे और क्लॉट फॉर्मेशन ना हो. लेकिन अगर एक दफ़ा क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है तो उसको तोड़ने के लिए, उसकी लाइसिस के लिए प्लाज्मिन. तो प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन्स यूग्लोबुलिन कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन या प्रोफाइब्रिनोलाइसिन दैट व्हेन एक्टिवेटेड बिकम्स प्लाज्मिन या फाइब्रिनोलाइसिन. नाम है फाइब्रिनोलाइसिन, यानी ये क्लॉट को लाइज करेगा. प्लाज्मिन इज अ प्रोटीलाइटिक एंजाइम दैट रिजेंबल ट्रिप्सिन. जैसे ट्रिप्सिन है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक सेक्रेशन, ट्रिप्सिन की तरह काम करता है. प्लाज्मिन डाइजेस्ट the fibrin fibers and some other proteins also, such as
fibrinogen, factor 5, factor 8, but the most important job is to digest the fibrin fibers. यानी क्लॉट एक दफ़ा बन गया, प्लेटलेट प्लग बन गया, उसमें फाइब्रिन आके चिपक गया, मैश बन गया, पूरा नेटवर्क बन गया, इसको तोड़ने का काम किसका है? प्लाज्मिन का. Therefore, whenever plasmin is formed, it can cause lysis of a clot by destroying many of the clotting factors, thereby sometimes even causing hypocoagulability of the blood. यानी coagulation profile को डाउन कर रहा है. हम यही तमाम प्रोटीन्स तो डिस्कस कर रहे हैं जो coagulation प्रोफाइल को डाउन करते हैं. हम एंटी कोगुलेंट्स की बात कर रहे हैं. पहले हमने उन एंटी कोगुलेंट्स की बात की जो थ्रोम्बिन को बाइंड करते हैं, थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को रोकते हैं. अब हम उन एंटी कोगुलेंट्स की बात कर रहे हैं, प्लाज्मिन की, जो क्लॉट एक दफा बन गया उसको तोड़ने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है. Now activation of plasminogen to form plasmin, then clot lysis. When a clot is formed, a large amount of plasminogen is trapped in the clot along with other plasma proteins. So जो clot बनता है उसके अंदर there is a lot of plasminogen present. This will not become plasmin or cause lysis of clot until it is activated. Plasminogen तो कोई काम कर ही नहीं सकता जब तक कि plasmin में convert ना हो जाए. The injured tissue and vascular epithelium very slowly release powerful activator called TPA, tissue plasminogen activator, a few days later after the clot has stopped the bleeding. The tissue plasminogen activator eventually converts the plasminogen to plasmin, which in turn removes the remaining unnecessary blood clot. In fact, many small blood vessels in which blood flow has been blocked by clots are reopened by this mechanism. Thus, an especially important function of the plasmin system is to remove minute clots from millions of the tiny peripheral blood vessels that eventually would become occluded. अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस. देखो, बात ये है कि अगर एक ब्लड वेसल है और उस ब्लड वेसल में रप्चर हुआ तो उस रप्चर में क्लॉट का बनना ज़रूरी है. सो से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्लड वेसल एंड हियर इज़ द रप्चर, तो यहाँ क्लॉट का बनना ज़रूरी है. अब ये जो क्लॉट बना ये समटाइम्स एक्सटेंड कर जाता है ब्लड के अंदर, समटाइम इधर थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है. तो नेचर ने सिस्टम ये रखा है कि जब क्लॉट बन गया, ब्लीडिंग रुक गई, हेमोस्टेसिस हो गई, अब आता है मार्केट में जनाब प्लाज्मिनोजन एक्टिव होता है, प्लाज्मिन बनता है और ये अननेसेसरी जो क्लॉट है ना, एक्सटेंडेड क्लॉट, उसको डिसॉल्व कर देता है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. लेकिन नेचर का कंट्रोल सिस्टम देखें, ये इस क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करता, क्योंकि अगर इस क्लॉट को डिसॉल्व करेगा तो भाई ये क्लॉट हो गया डिसॉल्व, दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी. तो इतनी मेहनत का फायदा क्या हुआ? इतने सारे कोगुलेशन फैक्टर्स यूज किए, इतना क्लॉटिंग सिस्टम यूज किया, ब्लीडिंग को रोका और प्लाज्मिन ने आके वापस खोल दिया? नहीं, प्लाज्मिन ऐसे नहीं करता. प्लाज्मिन कंट्रोल्ड सिस्टम से काम करता है. अच्छा, इसी तरह समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे क्लॉट बन गया किसी वजह से, अब ये क्लॉट आगे जो भी ऑर्गन है उसके ब्लड सप्लाई को रोक रहा है, तो प्लाज्मिन है ना, प्लाज्मिन जाके इस क्लॉट को रिजॉल्व करेगा और ब्लड सप्लाई रिज्यूम हो जाएगी. सो प्लाज्मिन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन अगर जो मेन प्लग बना था प्लाज्मिन ने इसी को खोल दिया, देन प्लाज्मिन इज नॉट अ गुड थिंग. सो नेचर ने बॉडी में सिस्टम को बड़ा बैलेंस रखा है. थिंग्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, और अगर वो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स को ब्रीच करते हैं देन वी एंटर इनटू पैथोलॉजी एंड मेडिसिन डोमेन. इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, सो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल. ओके, परहैप्स ये शायद वाइड सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी का, जिसमें क्लिनिकल सिनेरियोज बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, पैथोलॉजी नहीं पढ़ाते, वरना एनाटॉमी में भी क्लिनिकल स्टफ पढ़ा रहे होते हैं हर जगह, यहाँ पे बहुत कम जिक्र होता है. बट एनीवेज, फिजियोलॉजी इज़ द बेसिक सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड मेडिसिन. फिजियोलॉजी नहीं समझा तो पैथोलॉजी नहीं समझ में आएगी, मेडिसिन नहीं समझ में आएगी. ओके, सो अब बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस दैट कॉज excessive bleeding in humans. Now we are talking about some pathophysiological stuff. Okay, कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें कुछ disease phenomena, कुछ ऐसी चीजें कि bleeding tendency humans में बढ़ जाएगी, increase bleeding tendency in humans. अब अगर तो आपने मेरी पिछली सारी वीडियो जो हम इतनी देर से नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ कोagulation समझ रहे हैं, अगर वो गौर से सुनी है, समझी है, तो ये हेडिंग आपके लिए पीस ऑफ केक है. बिकॉज हमने जितने प्लेयर्स ऑफ कोagulation डिस्कस किए हैं, सबसे पहले इनिशियली प्लेटलेट प्लग बनता है तो प्लेटलेट्स, उसके बाद सारे जो कोagulation प्रोटीन्स हैं वो सब, उसमें हमने एक लोअर हाफ पढ़ा था जिसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन, तो ये सारे प्लेयर्स, फिर उसके बाद फैक्टर 10,
टिश्यू फैक्टर, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, जितने फैक्टर्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें से किसी की भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तमाम फैक्टर्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, ऑल दीज वंस जो मुख्तलिफ डायग्राम्स में, ये सारे फैक्टर 12, 11, 9, 8, 10, ये सब इंपॉर्टेंट हैं कोआगुलेशन के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग को रोकने के लिए. अगर इनमें से किसी में भी डेफिशिएंसी होगी देन व्हाट विल हैपन, कोआगुलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है, सो एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द मेनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. जितने हमने सारे क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े हैं इनमें से किसी की भी अगर कमी होगी तो excessive bleeding tendency is understandable. Three particular types of bleeding tendencies that have been studied to greatest extent are: number 1, vitamin K deficiency, hemophilia, and thrombocytopenia. Now let's talk about them very briefly. Vitamin K deficiency, अगर vitamin K नहीं है उससे क्या कौन कौन से clotting factors disturb होंगे, and what happens in hemophilia and thrombocytopenia, which is the fancy name for platelet deficiency. Platelets का नंबर अगर कम होगा, normal platelet कितने होते हैं 1.5 लाख से 4 लाख के करीब, अगर उससे कम है 1.5 लाख से कम है then this is thrombocytopenia. So decreased prothrombin, factor 7, factor 9, factor 10 caused by vitamin K deficiency. With few exceptions, almost all the blood clotting factors are formed in the liver. Therefore, disease of liver such as hepatitis, cirrhosis, acute yellow or even cancers, hepatocellular carcinoma or even hepatoma, and they can all lead to deficiency of clotting factors. तो liver disease में clotting factors नहीं होंगे, bleeding tendency बढ़ जाएगी. Another cause of depressed formation of clotting factor in the liver is vitamin K deficiency. Vitamin K is required by the liver to carboxylate, that adds the carboxylic group to glutamic acid residues on 5 clotting factors. So 5 clotting factors ऐसे हैं which are directly affected by vitamin K deficiency. और वो क्या क्या हैं? वो clotting factors हैं prothrombin, factor 7, factor 9, factor 10, and protein C. All these will be affected if there is low vitamin K, and all these are very important in different steps of coagulation. So ये नहीं होंगे तो bleeding tendency बढ़ जाएगी. Okay, so serious bleeding tendency if vitamin K is not around. Vitamin K is continuously synthesized in the intestinal bacteria, so vitamin K deficiency seldom occurs in healthy persons as a result of absence of the vitamin K from the diet, except in neonates before they establish their intestinal bacterial flora. So usually vitamin K deficiency healthy individuals में is not common. However, in persons with gastrointestinal diseases, vitamin K deficiency often occurs as a result of poor absorption of fats from the GI tract, because vitamin K is fat soluble vitamin. जो vitamins fat soluble हैं, they are A, D, E और K. So K is a fat soluble vitamin. अब इंटेस्टाइन में भी गड़बड़ चल रही है, कोई डिजीज है, तो यहाँ तो प्रोडक्शन हो नहीं रही विटामिन K की. जो विटामिन K हम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. अगर फैट का मसला है, फैट एब्जॉर्प्शन का इशू है, सो ये तमाम कंडीशंस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, एंड इफ विटामिन K is disturbed, these 5 clotting factors are disturbed. One of the most prevalent cause of vitamin K deficiency is failure of liver to secrete bile into the gastrointestinal tract, which occurs as a result of obstruction to the bile duct by liver diseases, because bile is required for fat soluble stuff absorption. तो bile नहीं आएगा तो fat soluble stuff absorb नहीं होगा, vitamin K absorb नहीं होगा, ये 5 clotting factors काम नहीं करेंगे. Lack of bile prevents adequate fat, that ये हो गई बात कर ली. Thus, liver diseases often cause decreased production of prothrombin and some other clotting factors because of poor vitamin K absorption. Okay, as a result, vitamin K is injected into the surgical patients with liver diseases or with obstructive bile ducts before the surgical procedure is performed. Vitamin K injections available हैं, and these by and large solve the problem. Ordinarily, if vitamin K is given to a deficient person 4 to 8 hours before the operation, the liver parenchymal cells are at least half normal in function. Sufficient clotting factors will be produced to prevent excessive bleeding. So I mean, that's the story कि just 4 to 8 hours before you insert vitamin K by injections, and the things are fine. Liver is not at the 100% capacity for producing these clotting factors, but at least half normal is okay to prevent bleeding. So ये vitamin K की कहानी हो गई. कौन कौन से vitamin K से affected clotting factors हैं. This is the first thing कि increase bleeding tendency में vitamin K deficiency is the first thing to remember. The second one is hemophilia और फिर thrombocytopenia. तो hemophilia की अब बात कर लेते हैं, फिर thrombocytopenia पे आते
होते हैं. So hemophilia is a bleeding disease that occurs almost exclusively in males. 85% of the cases is caused by an abnormality in the deficiency of factor 8. ठीक है? This type of hemophilia is called hemophilia A or classic hemophilia. About 1 of every 10,000 males in the United States has classic hemophilia, so it's not very uncommon. In the other 15% of the patient, so classic hemophilia is 85%. In the remaining 15% of the patients, the hemophilia B, the bleeding tendency is caused by the deficiency of factor 9, not factor 8. Both these factors are transmitted genetically by the way of the female X chromosome and are recessive in their inheritance. Therefore, a woman will rarely have the disease, but they are on males. Okay. Now, if one of her females X chromosome is deficient, she will be hemophilia carrier. So this is all about genetics. यहाँ हम Mendelian genetics में बात करेंगे. Although female carriers have one normal allele, and this all is something जो genetic से lectures पढ़ के समझ में आएगा. The bleeding trait in hemophilia can have various degrees of severity depending upon the genetic deficiency. Bleeding usually does not occur except after trauma. So that's the important thing. Usually normally बैठे बिठाए bleeding नहीं होती. After trauma bleeding tendency पता चलता है कि जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और फिर जब clotting factor profile करते हैं तो पता लगता है कि factor 8 या factor 9 deficient है. But in some patients the degree of trauma required to cause severe prolonged bleeding may be so mild that it is hardly noticeable. For example, bleeding can often last for days after tooth extraction. दांत निकलवाने गए, bleeding रुक नहीं रही, पता लगा hemophilic है patient. Okay? Factor 8 has two active components, a large component with a molecular weight in millions and a smaller component with a molecular weight of only 230,000 Dalton. So factor 8 is something like this, a large unit and a small unit. The smaller component is most important in the intrinsic pathway of clotting, and it's deficiency of this part of factor 8 that causes the classic hemophilia. Another bleeding disease with some different characteristic is called the von Willebrand factor deficiency disease. It results from the loss of लार्ज कॉम्पोनेंट. सो फैक्टर 8 का ये जो बड़ा वाला कॉम्पोनेंट है, अगर ये डेफिशिएंट है तो वॉन विलिब्रेंड डिजीज, अगर छोटा वाला कॉम्पोनेंट डेफिशिएंट है तो क्लासिक हीमोफीलिया यानी हीमोफीलिया ए. Okay, when a person with classic hemophilia experiences severe prolonged bleeding, almost the only therapy is truly effective is injection of purified factor 8. So purified factor 8s are available and it can be injected, या factor 9 depending upon कौन सा hemophilia है. Hemophilia A है तो factor 8, hemophilia B है तो factor 9 का injection. Both these clotting factors are now available as recombinant proteins. So biotechnology has advanced, although they are expensive and their half-lives are relatively short. Therefore, these products are not readily available for many patients with hemophilia, especially in the economically disadvantaged countries. Well, okay, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हर चीज़ का ये मसला है कि इकोनॉमिकली चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम है. ओके, तो ये था जनाब प्रॉब्लम नंबर 2 जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है. सो एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन बी बिकॉज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी, कैन बी बिकॉज ऑफ हीमोफीलिया, इट कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. यानी अगर प्लेटलेट ही का नंबर कम है भाई तो इनिशियल जो प्लेटलेट प्लग बनना था यहाँ ब्लड वेसल पे वो ही नहीं बनेगा तो कहानी कोई नहीं शुरू होगी. ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ वेरी लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड. पीपल विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हैव अ टेंडेंसी टू ब्लीड. समझ में आती है बात. एज डू हेमोफिलिक्स, एक्सेप्ट द ब्लीडिंग इज यूजुअली फ्रॉम मेनी स्मॉल वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज रादर देन फ्रॉम लार्ज वेसल्स एज इन हेमोफीलिया. एज अ रिजल्ट स्मॉल पंक्चुएट हेमोरेजेस अकर थ्रू आउट द बॉडी. सो अगर बॉडी में जगह जगह छोटे छोटे बहुत सारे पेटिकिया नजर आ रहे हैं, पेटिकिया या परपुरा नजर आ रहे हैं, दैट इज indicative of low number of platelets because platelet plug इन छोटे छोटे पेटिकिया को रोजाना की बुनियाद पर मैनेज करता है और जो होल्स बनते रहते हैं ब्लड वेसल्स में उन्हें कंट्रोल करता है. ओके, नाउ प्लेटलेट काउंट अगर 30,000 पर माइक्रोलीटर से कम है, 30,000 से कम है, कंपेयर्ड विद द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 1.5 लाख से 4.5 लाख, increases the risk of excessive bleeding after surgery or injury. Spontaneous bleeding, however, will not ordinarily occur until the number of platelet falls below 30,000. Levels as low as 10,000 are frequently lethal. तो ये कुछ लेवल्स आपको बताएंगे किस लेवल पे आपको ना अलार्मिंग सिस्टम है. डेंगू फीवर में आपको पता है कि डेंगू फीवर में one of the characteristic clinical feature is thrombocytopenia. So if the number is going down below 30,000 per microliter, I would worry because अब spontaneous bleed शुरू हो सकता है. Spontaneous bleed का मतलब ये
ये कि बैठे बिठाए पेशेंट में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और अगर वो ब्लीडिंग इंटरनल किसी ऑर्गन में है, से फॉर एग्जांपल ब्रेन में हो गई, द पर्सन इज डेड. सो देयरफॉर प्लेटलेट लेस देन 30,000, लेस देन 10,000, fatal, serious, take some action, transfuse platelets. Okay, now even without determining specific platelet counts in the blood, sometimes one can suspect existence of thrombocytopenia if the person's blood clot fails to retract. As well, this is not important. Clinically, आपको पता भी नहीं चलता कि retraction हो रही है कि नहीं हो रही. The major causes of thrombocytopenia include decreased platelet production in the bone marrow, यानी bone marrow की कोई बीमारी है, peripheral platelet destruction by the antibodies, कोई autoimmune disease है, sequestration यानी pooling of platelets in the spleen, especially in individuals with portal hypertension, splenomegaly. स्प्लीन साइज से बड़ी हो गई है और स्प्लीन का काम है प्लेटलेट्स को स्टोर करना, तो सारे का सारा प्लेटलेट स्प्लीन में स्टोर हो रहा है और ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहा. कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन. सो बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है कि जगह जगह थ्रोम्बस बन रहे हैं, जगह जगह प्लेटलेट कंज्यूम हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा प्लेटलेट कंज्यूम होंगे उसका मतलब यह है कि प्लेटलेट का नंबर ब्लड में कम होता जाएगा. डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द फ्लूइड रिससिटेशन. अगर आप एक बंदे में बहुत ज्यादा लिक्विड डाल देंगे, बहुत ज्यादा ट्रांसफ्यूज कर देंगे सलाइन वगैरह या कोई भी लिक्विड, तो प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा बाय डाइल्यूशन. ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये है कि इन मैनी पेशेंट्स हु हैव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिनका प्लेटलेट काउंट कम है, उनमें देयर इज नो आइडेंटिफाइबल कॉज, कोई मेजर कॉज पता ही नहीं होती कि क्यों प्लेटलेट काउंट कम है. सच कंडीशन इज नोन एज इडियोपैथिक. मेडिसिन में जब कभी ये वर्ड यूज होता है इडियोपैथिक, इसका मतलब ये है कि वी डोंट नो व्हाट इज द कॉज. सो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, which means that there is thrombocytopenia of actually unknown cause. In most of these people, it has been discovered for unknown reasons. Specific antibodies have been identified which destroys the platelets. So platelets बेचारा है, उसके against antibodies हैं, और 2 antibodies उसको वो destroy कर रही हैं. Relief from bleeding for 1 to 4 days can often be affected in a patient with thrombocytopenia by giving fresh whole blood transfusion. So transfusion is one option जिससे platelet का नंबर बढ़ जाता है, और severe cases में अगर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, then there may be a consideration for splenectomy, because spleen का काम होता है प्लेटलेट्स को अपने अंदर स्टोर करना. सो अगर स्प्लीन निकाल देंगे तो प्लेटलेट्स को स्टोर होने की कोई जगह नहीं होगी और वो ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा रहेंगे. बट दैट्स रिजर्व्ड फॉर द एक्सट्रीम सिचुएशंस, यानी जब ट्रांसफ्यूजन भी करके देख लिया और उसके बाद भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सेटल नहीं हो रहा. ओके, सो ये सारी जो अभी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, दीज आर ऑल द कंडीशंस व्हिच आर डीलिंग विद एक्सेसिव ब्लीडिंग इन ह्यूमंस. अब हम बात करते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की नहीं, बल्कि ऐसी कंडीशन की जिसमें एक्सेसिव क्लॉटिंग होती है, which is known as thromboembolic condition. Now thrombi and emboli, any abnormal clot that develops in a blood vessel is called a thrombus, which is not required. A blood clot where not required will block the blood supply, और उसे हम thrombus कहते हैं. और once a clot has developed, continued blood flow because of the clot is disturbed, है ना. और अगर वो वहां से डिटैच होके पूरी सर्कुलेशन में घूमना शुरू कर दे, नाउ दिस इज नोन एज एम्बोलस, एंड दिस इज वेरी सीरियस बिकॉज इट कैन गो इन द आर्टरियोल्स ऑफ ब्रेन एंड कैन ब्लॉक द ब्रेन ब्लड सप्लाई, कैन ब्लॉक द किडनी ब्लड सप्लाई और एल्सवेयर एनीवेयर. सो एक ब्लड सर्कुलेशन की ये वेसल है, इसमें एक थ्रोम्बस बना, यहां से डिसलॉज हो गया और अब ये पूरे बॉडी में घूम रहा है. सो इसको अब हम नाम देते हैं एम्बोलस. एम्बोलस कैन गो एनीवेयर इन द बॉडी एंड ब्लॉक द सर्कुलेशन. दिस इज वेरी वेरी सीरियस. ओके, now emboli that originate in the venous system or in the right side of the heart generally flow into the lungs to cause the pulmonary arterial embolism. Obviously जो venous blood है वो lungs में ही जाएगा ना. So this is your heart, this is the right side of the heart. right side में impure blood आना है, deoxygenated blood ventricle में जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, lungs में जाएगा, और lungs में जाके it will form the pulmonary arterial embolism. Okay, so that's the sort of thing which is discussed here. Now causes of thromboembolic, वो कौन सी conditions हैं जिसमें thrombosis और platelet coagulation और प्लेटलेट का प्लग और कोगुलेशन प्रोफाइल, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं. सो द कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन इन पीपल यूजुअली टू फोल्ड. नंबर 1, a roughened endothelial surface, and number 2, blood often clots when there is very slow blood flow through the blood vessels, where small quantities of thrombin and other procoagulants are always being formed.
तो अगर तो ब्लड वेसल की वॉल्स को डैमेज है, अब जरा सोचो ब्लड वेसल की वॉल को किन किन कंडीशन में डैमेज हो। दिस इज अ ब्लड वेसल, और अगर यहां पे एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक है, एथरोस्क्लेरोसिस, आप फैट खा खा के थक नहीं रहे, फैटी चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल्स हैं दे विल हैव एथरोस्क्लेरोसिस। तो ये डैमेज वॉल है, तो यहां पे थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज ब्लड कोआगुलेशन। और दूसरा क्या फिनोमिना है, अगर ब्लड का किसी भी वजह से देयर इज स्लो मूवमेंट ऑफ द ब्लड, द यूज ऑफ टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर इन ट्रीटिंग intravascular clots. Genetically engineered TPA is available when delivered through a catheter into the area with the thrombus. It effectively activates the plasminogen into plasmin और उस clot को resolve कर देता है. So that has been used in clinical practice for example in myocardial infarction कि coronary vessel है, उसमें clot बन गया है and you insert TPA and it can resolve the clot, that sort of stuff. Okay. Then femoral venous thrombosis and massive pulmonary embolism, that's an important bit to study, very very important I would say, because clotting always occur when blood flow is blocked. अगर blood normally flow नहीं करेगा, clotting के chances बढ़ते हैं. For many hours in any vessel of the body, the immobility of patient confined to the bed, for example, plus the practice of propping the knees up with the pillows often causes intravascular clotting. या long flights हैं, such as flights to from say for example from Mumbai to Australia, it's a long flight, तो उसमें भी बैठे हुए हैं, lower part of the body में blood stagnant हो जाएगा, that will increase the chances of clot formation. Then the clot grows mainly in the direction of the slowly moving venous blood, sometimes growing to the entire length of the leg veins and occasionally even up to the common iliac. यानी इतना लंबा क्लॉट बन गया है, नीचे पांव से शुरू हुआ, चलते चलते कॉमन इलियक तक आ गया, एंड मे बी अप टू द इंफीरियर वेना केवा. इतना लंबा क्लॉट बना है, जरा सोचें, इतना लंबा थ्रोम्बस. About 10% of the times a large part of the clot then disengages from its attachments to the vessel and now it forms the embolus. अब ये बहुत massive embolism है, और चूंकि ये vein में बना है तो it will ultimately go to the lungs. Okay, so this will then be massive pulmonary embolism. So this is not uncommon in patients who have hypercoagulable state. Hypercoagulable states का मतलब ये कि if there is a person who is a smoker, smoking में coagulation profile disturb होता है, even during pregnancy, if somebody is on steroids, these are all the conditions जिसमें we are hypercoagulable. Okay, right. Now disseminated intravascular coagulation, very important terminology for clinical practice, also known as DIC, disseminated intravascular coagulation. Occasionally what happens is that the clotting mechanism becomes activated in widespread areas of circulation. पूरी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट वैस्कुलर बेड्स में कोagulation सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड. डिसेमिनेटेड मतलब फैला हुआ, पूरी बॉडी में फैला हुआ इंट्रावैस्कुलर वेसल्स के अंदर कोagulation हो रही है. द कंडीशन ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड और डाइंग टिश्यू. बॉडी में जगह जगह ट्रॉमेटाइज्ड ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो जगह जगह कोagulation एक्टिवेट हो गया. दिस प्रोसेस स्पेशली इज नोटिस इन द पेशेंट विद सेप्टिसीमिया व्हेन देयर आर एंडोटॉक्सिन्स व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्लड वैस्कुलेचर. सो सेप्टिसीमिया के पेशेंट्स में DIC इज वेरी वेरी कॉमन. एक ब्लड वेसल आपके यहाँ बॉडी के अपर पार्ट में फॉर एग्जांपल है, एक ब्लड वेसल यहाँ है, एक ब्लड वेसल कहीं है, एक ब्लड वेसल कहीं है, लेकिन चूंकि सेप्टिकसीमिया हुआ है, पूरी बॉडी में सेप्टिक शॉक में है पेशेंट, एंडोटॉक्सिन है, तो ये ब्लड वेसल भी डैमेज, ये भी डैमेज, ये भी डैमेज, ये भी डैमेज, हर जगह कोagulation शुरू हो गई. दिस इज कॉल्ड DIC. इट इज अ वेरी वेरी लीथल एंड सीरियस कंडीशन, वेरी वेरी सीरियस कंडीशन. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हेडिंग हमको डिस्कस करनी है वो सम एंटाइकोगुलेंट्स विच आर यूज्ड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस. नाउ क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपने ये नाम कई दफा सुने हैं, यूज ऑफ हेपरिन, यूज ऑफ वारफेरिन फॉर एग्जांपल. सो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से एंटाइकोगुलेंट्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में रूटीनली कॉमनली यूज होते हैं. इन सम थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस इट इज डिजायरेबल टू डिले द कोagulation प्रोसेस. देखें, ये जो सारा हाइपर कोagulation फिनोमिना हमने डिस्कस किया ना, ये हेल्दी नहीं है. थ्रोम्बस बन रहे हैं, वो डिटैच होकर एम्बुलस बना रहे हैं. अगर किसी की लॉन्ग फ्लाइट है और उस बंदे को ससेप्टिबिलिटी है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की, तो क्यों ना उस बंदे का थ्रोम्बस फॉर्मेशन प्रिवेंट किया जाए, एंटाइकोगुलेंट्स यूज किए जाएं ताकि उसमें थ्रोम्बस ना बने. सो समटाइम्स कोagulation इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड देन इट इज नॉट गुड, और आपको कोagulation को रोकना पड़ता है.
So for this purpose, various anticoagulants have been developed, and the ones most used in the clinical practice are heparin and coumarins. Heparin is an intravenous anticoagulant. Commercial heparin is extracted from several different animal tissues and prepared in almost pure form. Injection of relatively small quantities, about 0.5 to 1 milligram per kilogram of the body weight, causes blood clotting time to increase from normal to about जो कि 6 मिनट्स होता है नॉर्मल टू अबाउट 30 मिनट्स. ये क्या होता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट इज कि अगर हेपरिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाए तो कोगुलेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है. ठीक है. फर्दर मोर दिस चेंज इन क्लॉटिंग टाइम अकर्स इंस्टेंटेनियसली, यानी हेपरिन फौरन काम करता है, टाइम नहीं लेता, देयर बाय इमीडिएटली प्रिवेंटिंग और स्लोइंग फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन. The action of heparin lasts for about 1.5 to 4 hours. फौरन एक्शन शुरू करेगा और तकरीबन 4 घंटे तक रहेगा. द इंजेक्टेड हेपरिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम इन द ब्लड कॉल्ड हेपेरिनेज. तो जो आप पेशेंट में हेपरिन इंजेक्ट करोगे, बॉडी में एक एंजाइम है हेपेरिनेज, वो उसको अल्टीमेटली 4 घंटे तक उसका एक्शन रहेगा, एंड देन द हेपरिन विल बी डिस्ट्रॉयड बाय योर ओन बॉडी एंजाइम कॉल्ड हेपेरिनेज. Now, ये तो एक एंटीकोगुलेंट है जो रूटीनली यूज होता है. द अदर वन दैट आई हैव टू डिस्कस विद यू इज coumarins. Now, when a coumarin, और उसकी एक एग्जांपल warfarin है, very commonly used. When a warfarin is given to the patient, the amount of active prothrombin and factors 7, 9 and 10 all formed by the liver, they begin to fall. Warfarin causes this effect by inhibiting the enzyme which requires vitamin K and processing of these clotting factors. Because it is acting at the enzyme level, it takes some time. Okay, this enzyme converts the inactive oxidized form of vitamin K to its active form, and by inhibiting this enzyme, warfarin decreases the availability of vitamin K, and therefore vitamin K dependent factors are disturbed. When this decrease occurs, the coagulation factors are no longer carboxylated and therefore they are biologically inactive. और जब coagulation factors ही inactive होंगे तो coagulation नहीं होगी. But this happens over some time. Over several days, the body stores of active coagulation factors degrade and are replaced by inactive factors. Although the coagulation factors continue to be produced, they have greatly decreased coagulation activity क्योंकि vitamin K activity अब disturb हो चुकी है. After administration of an effective dose of warfarin, the coagulant activity of the blood is decreased to about 50% by the end of 12 hours. So it takes some time. It takes some time for warfarin to act, and about 20% by the end of 24 hours. In other words, the coagulation process is not blocked immediately. जैसे हेपरिन में था, हेपरिन आपने इधर हेपरिन दिया, उधर फॉरन एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी शुरू. वारफेरिन का एक्शन कुछ देर लेता है, बट मस्ट अवेट द डिग्रेडेशन ऑफ द एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एंड द अदर. ठीक हो गया जी. नॉर्मल कोगुलेशन यूजुअली रिटर्न 1 to 3 days after discontinuation of the warfarin therapy. Right. Prevention of blood coagulation outside the body. अब outside the body क्यों हमें coagulation रोकनी होगी? इन द बॉडी तो कोगुलेशन रोकना समझ में आता है कि यार क्लॉट ना बने. बाय आउटसाइड द बॉडी इसलिए क्योंकि आपको अगर कोई टेस्ट करना है, मैंने आपको बताया डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको करने हैं, तो आप ब्लड को क्लॉट होना नहीं देना चाहते, इसलिए आपको कैल्शियम यूज करना पड़ेगा उसका, और उसमें सिट्रेट ऑक्सलेट डालेंगे. ये बात हमने कर ली है. ऑल्दो ब्लड रिमूव फ्रॉम द बॉडी and held in the glass test tube normally clots in about 6 minutes. Blood collected in siliconized containers often does not clot for 1 hour or more. The reason for this delay is the fact that the preparing the surface of the container is important. अगर सिलिकॉन से ट्यूब प्रिपेयर की जाती है, it prevents the contact activation of platelets and factor 12. तो चूंकि स्मूथ सरफेस है तो कोगुलेशन डिलेड है. ओके. हेपेरिन कैन बी यूज्ड इन द ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर थोड़ा सा हेपेरिन डाल दें, कैन प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ द ब्लड आउटसाइड द बॉडी एज वेल एज इन द बॉडी. हेपेरिन इज स्पेशली यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर्स इन विच द ब्लड मस्ट बी पास्ड थ्रू द हार्ट लंग मशीन और आर्टिफिशियल किडनी मशीन एंड द बैक इनटू द पेशेंट. अच्छा, ये बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, हेपेराइजेशन ऑफ द लाइंस. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, इफ दिस इज द पेशेंट, और इसमें एक सेंट्रल वेनस लाइन डली हुई है, इस लाइन में छोटे छोटे से क्लॉट बन जाते हैं. अगर आप इससे बार बार ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं तो हेपरनाइज करते हैं, हेपरिन डाला जाता है इस लाइन के अंदर ताकि ये लाइन क्लीन रहे. ओके. वेरियस सब्सटेंसेस दैट डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, जैसे कि ऑक्सलेट, और ये अगर ट्यूब में ऑक्सलेट और सिट्रेट डाल देंगे,
उससे भी कैल्शियम बाउंड हो जाएगा और ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा. सो अगर आप ब्लड को कोगुलेशन से रोकना चाहते हैं ट्यूब में, तो यू कैन यूज सिलिकॉन ट्यूब्स, यू कैन यूज हेपेरिन इन द ट्यूब, you can use oxalate and citrate in the tube, that sort of thing. Okay, now any substance that deionizes blood calcium will prevent coagulation. The negative charge citrate ion will chelate with the calcium, and it is used for that purpose in some of the tubes. Okay, right. ये सारी कहानी यहाँ पे citrate ही की लिखी हुई है, so that's the repetition of the same stuff. Now let's talk about a very important topic, some of the blood coagulation tests. Now these tests are routinely performed: bleeding time, clotting time, prothrombin time, INR. Extremely important last heading of this chapter. The first one of them is the bleeding time. And what is bleeding time? When a sharp pointed knife is used to pierce the tip of the finger or the earlobe. This is something nasty to do. अच्छा नहीं लग रहा सुनने में कि आप किसी के कान, earlobe में या finger में knife मार दें. But anyways, there will be bleeding. Bleeding start होगी, लेकिन कुछ time बाद bleeding stop हो जाएगी. Obviously, depending upon के बहुत ज़्यादा अगर deep cut है तो bleeding देर से stop होगी. लेकिन अगर just for testing purpose अगर एक finger prick किया जाए किसी lancet से, so usually the bleeding will stop in 1 to 6 minutes, and this is what is known as the normal bleeding time. And it obviously depends upon the depth of the wound and the degree of the temperature in the body, for example, and so many other variables. But under normal circumstances it should be 1 to 6 minutes. Lack of any of the several of the clotting factors can prolong the bleeding time, but it is especially prolonged by lack of platelets. So bleeding time by and large are a measure to basically have a feeling of how platelets are, if they are there in normal number and if they are working appropriately. So bleeding time basically measures platelet activity. Normally it is 1 to 6 millimeters. Okay, clotting time. Many methods have been devised for determining the clotting time of the blood. One of them is, for example, this one: to collect the blood in a chemically clean glass test tube and then to tip the tube back and forth about every 30 seconds until the blood has clotted in the tube. By this method, the normal clotting time is 6 to 10 minutes. यानी आपको क्लॉट बनना नजर आ जाएगा, क्लॉट दिख जाएगा ट्यूब के अंदर in 6 to 10 minutes. Procedures using multiple test tubes have also been used, but that is the most commonly used in many laboratories. Unfortunately, the clotting time varies widely depending upon the method used for measuring it, and also it is very subjective depending upon the person doing it. Instead, measurements of clotting factors, basically what we are doing is clotting time से अगर वो 6 to 10 minutes में है तो everything is fine. लेकिन अगर clotting time बढ़ा हुआ है तो now we start thinking कि भाई factor 10 की deficiency है कि factor 12 की deficiency है. So that sort of thing. If clotting factors are decreased in number, then the clotting time is disturbed. अब rather than calculating the clotting time, we directly measure the clotting factor. यानी अब केमिकल पैथोलॉजी की लैब्स में देयर आर एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली हर क्लॉटिंग फैक्टर के concentration को measure कर सकते हैं. So clotting time is becoming obsolete, for example. Okay, now then there is a concept called prothrombin time and INR. It's a very important thing to understand. और जो डिटेल सारी लिखी हुई है वो probably इतनी important नहीं है, but जो उसका crux है उसकी interpretation बहुत important है. So first of all, what is prothrombin time? Prothrombin time basically indicates the concentration of prothrombin in the blood. प्रोथ्रोम्बिन जितना ज्यादा होगा उतना कोआगुलेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी उस बंदे की. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द ब्लड इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन, द अमाउंट एंड its correlation with the coagulation profile is known as the prothrombin time. Now the method for determining prothrombin time is the following. Let's read it. Blood removed from the patient is immediately oxalated so that none of the prothrombin can change into thrombin. So immediately जैसे ही blood collect किया जाता है उसको बहुत सारे ऑक्सलेट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ना हो. फिर ये करते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन एंड टिश्यू फैक्टर आर देन एडेड. तो सबसे पहले ऑक्सलेट ऐड कर देते हैं ताकि प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन प्रिजर्व हो जाए. अब प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर डाल दिया जाता है इस ट्यूब के अंदर
कैल्शियम एंड टिश्यू फैक्टर। और अब जैसे ही इस पर कैल्शियम और टिश्यू फैक्टर ऐड किया जाएगा, व्हाट विल हैपन, अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा और पूरा जो कोगुलेशन पाथवे है वो स्टार्ट हो जाएगा और अब एक्चुअली क्लॉटिंग होगी। सो इस टाइम को फिर मेजर कर लिया जाता है एंड दिस टाइम इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो पहले स्टेप में आप प्रोथ्रोम्बिन को स्टेबल कर रहे हैं बाय एडिंग ऑक्सलेट ताकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट ना हो, और अब इसमें आर्टिफिशियल नोन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कैल्शियम एंड टिश्यू फैक्टर डालते हैं ताकि इसकी एक्टिवेशन अब हो जाए और फिर उस टाइम को क्लॉटिंग तक के टाइम को मेजर करते हैं। नाउ ऑल दिस टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन होगा तो ये जो टाइम है ये शॉर्ट होगा, और अगर कम प्रोथ्रोम्बिन होगा तो ये टाइम प्रोलॉन्ग्ड होगा। सो शॉर्टनेस ऑफ द टाइम इज डिटरमाइंड बाय द प्रोथ्रोम्बिन कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल, ये जो INR का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, बिकॉज इस कैलकुलेशन में एक और नोन कॉन्सेंट्रेशन यूज की जाती है विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। नाउ इसकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा सो दैट यू आर नॉट टू मच वरीड अबाउट इट, बट द पॉइंट इज कि प्रोथ्रोम्बिन की नोन कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं टू मेक द स्टैंडर्ड कर्व, ताकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम की कैलकुलेशंस को किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट गॉज किया जा सके, और ये एक रेशियो होता है। सो द INR विच इज द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम of the test and the prothrombin time of the normal, which is the international sensitivity index। और अगर आइडियल सिनेरियो में INR की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं और जो नॉर्मल सिनेरियो है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। सो द रेशियो वुड बी 1, बट वी से कि नॉर्मल INR इज समवेयर बिटवीन 0.9 to 1.3। इफ somebody is giving the INR value of 0.9 to 1.3, that person has normal levels of prothrombin, so this is something normal। अगर INR का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, से फॉर एग्जांपल द रेशियो इज 4 or 5, दिस इंडिकेट्स हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को भी इंडिकेट कर रहा है, एंड इट आल्सो मींस के लेवल्स ऑफ प्रोथ्रोम्बिन आर वेरी वेरी लो। सो इन दिस पेशेंट फॉर सम रीजन द प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स आर लो, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर, मे बी बिकॉज ऑफ विटामिन K डेफिशिएंसी, हु नोज, बट प्रोथ्रोम्बिन अगर लो होगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी और INR का रेशियो ज्यादा होगा। और अगर INR की वैल्यू बहुत कम है, सच एज 0.5 है, सो इसका मतलब यह है कि द पेशेंट इज इन अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। इस पेशेंट में क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस कि अगर INR की वैल्यू इज बिटवीन 0.9 to 1.3, दिस इज नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन लेवल। अगर INR की वैल्यू 4 या 5 है, इट बेसिकली मीन्स कि देयर इज लो प्रोथ्रोम्बिन लेवल इन द ब्लड। अगर INR की वैल्यू बहुत कम है, सच एज 0.5, इट मीन्स देयर इज वेरी हाई प्रोथ्रोम्बिन वैल्यू या लेवल्स इन द ब्लड। सो अगर नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स हैं, सो क्लॉटिंग विल बी नॉर्मल। अगर लो प्रोथ्रोम्बिन है किसी की बॉडी में, देयर विल बी इंक्रीज ब्लीडिंग। अगर हाई प्रोथ्रोम्बिन है किसी की बॉडी में, देयर विल बी क्लॉटिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है INR का टू ब्लीडिंग एंड टू क्लॉटिंग। ओके, सो दैट concludes this long chapter, but very very important chapter. All the very best. I hope you like the video. If you do, please share with your colleagues, subscribe the channel, and I wish you all the best। और आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।